कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, एंड आज क्या करना है उस पे? क्वेश्चन, भैया एक क्वेरी, क्वेश्चन था, एनीथिंग बोलो। क्वेरी थी डेमोक्रेसी हो गया था। भाई। एक एक करके बोलो यार। हाँ हाँ भैया, मैं ये कह रहा था ना कि जो हाँ कल टेस्ट हुआ, जो आज टेस्ट हुआ है, हाँ। उसका भैया मतलब रिजल्ट कैसे पता चले? क्योंकि भैया उस पे अच्छा, मार्क्स जैसे सब पता। लोगों ने टेस्ट दे दिया? वो सब लोगों ने टेस्ट दे दिया? नहीं भैया, यहाँ यस पे कोई है? भैया हम लोग तो दे तो दिए। जिन्होंने दिया वो मुझे एटलीस्ट हाँ बताओ भैया, तो हम सही तो कि दे कैसा था, क्या था कि कुछ लोगों ने दिया। भैया कुछ भैया लोगों ने बढ़िया, जिन्होंने दिया, व्हाट भैया इज देयर बढ़िया था एक्सपीरियंस? टेस्ट। कुछ क्वेश्चंस बढ़िया में जैसे था। एमसीक्यू थे। हाँ। जैसे डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हम्म। तो भैया उसमें एमसीक्यू मुझे लग रहा था उसमें ऑप्शन था ही नहीं जो राइट ऑप्शन होना चाहिए था। तो वो 1930s क्वेश्चन में तो, अ, तो डेफिनेटली अब एक हम फिर सेकंड भैया। वो डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने उसका आंसर की अभी नहीं जी दिया, क्योंकि वी वुड डिस्कस दैट आंसर की। बेसिकली पूरा क्वेश्चन पेपर वी वुड सॉल्व टुगेदर ऑन 11th क्या क्या डे पड़ता है 11th को? टुडे इज 9th, इट्स ओके। सो आई वाज थिंकिंग अगर यू पीपल हैव डन दिस तो वी कैन आल्सो टॉक अबाउट आंसर, बट आई थिंक अभी थोड़ा सा सर्कुलेट होना बाकी है। सो वी डू इट ऑन 11th। सो 11th को हम वो ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो वो भी आप वहां ज्वाइन कीजिएगा, तो वी थिंक बाकी लेवल वेवल में और सब ठीक था। और कोई ऐसा चीज था जो बिना पढ़े हुए ऐसे मतलब एकदम ही कहीं से आई हुई थी, या कुछ था जो लगा हो कि फालतू सा क्वेश्चन भैया है? नहीं, ये सब नहीं नहीं भैया, सही था भैया भैया। क्वेश्चन, भैया क्वेश्चन लेकिन बेस्ट एक था। बस उसमें एक चीज और अच्छी क्या थी ना, कि उसमें जैसे हाँ पर्टिकुलर डेट दिया हुआ था क्वेश्चन में। जैसे अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कोई शायद उनकी किताब थी, मतलब एक ये क्वेश्चन था कि उनकी एक सोसाइटी थी, वो जब खत्म हो गई थी तो फिर उन्होंने नई सोसाइटी इस ईयर में कब वो बनाई थी। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा, वो वो जब मैंने रीजन देखा ना तो आपको, यू पॉइंट आउट वो, इट करेक्टली। एक्चुअली कोई भी मॉक होता है ना, एक्चुअली वो मॉक का यही रीजन है, एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो, दूसरा बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो हम क्लास में नहीं कर पाते हैं, काफी फैक्ट, क्योंकि क्लास में हमारा मेन नेम होता है टू, ताकि आपको वो समझ में आए इशू। बट बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है जो क्लास में नहीं कर पाते, तो आई ट्राई टू गिव दैट फ्यू ऑफ द फैक्ट्स जो वहां पे नहीं है। यू मस्ट बी फाइंडिंग सम क्वेश्चन ऑन गांधी, ऑल्सो सम क्वेश्चन ऑन अम्बेडकर, एज यू पॉइंटेड आउट। तो वो उसका मकसद है उस टेस्ट का, कि उस टेस्ट को आप अच्छे से करिए, भले ही उसमें कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो भी यू, आई थिंक यू नीड टू अटेंड दैट लाइव डिस्कशन दैट वी वुड डू ऑन 11th, सो दैट यू वुड फाइंड मैनी न्यू फैक्ट्स। तो वो चीजें हो जाएंगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। सो वी वुड डू दैट ऑन 11th। एंड स्टिल इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड इज बेसिकली प्रिपेयरिंग, तो टेल देम कि फ्री मॉक है। आजकल क्या होता है ना, आई वुड जस्ट टेल यू दिस बिजनेस मॉडल ऑफ कोचिंग्स। सो व्हाट दे डू, मोस्टली आजकल पैसा वो इस चीज का नहीं लेते हैं कि कोचिंग में दे वुड डू कि ठीक है थोड़ा कम, बट कोचिंग का अब आजकल जो कोचिंग्स के जो टेस्ट पेपर होते हैं, मॉक पेपर होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि एमसीक्यू जो वो प्रैक्टिस से आएंगे, तो दे बेसिकली कीप दैट प्राइस हाई। तो ठीक है, क्लास की हम प्राइस कम, थोड़ा कम रख लेंगे, बट मॉक तो सब लेते हैं, तो मॉक में देन दे मेक द बिजनेस। तो आई जस्ट ट्राइंग कि थोड़ा आपको, जो मतलब जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं, जेन्यू स्टूडेंट्स फॉर चेंज से जो फ्री क्लासेस ले रहे हैं, वो कहीं पे भी लेक ना करें, तो वो प्रैक्टिस भी करें। एंड आई वुड ट्राई कि अगर पॉसिबल हो पाएगा तो बाकी सेक्शन का भी 2-3 मॉक वी वुड कीप। सो टेल योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड अब हम आते हैं क्लास के मुद्दे पे। तो कोई छोरी में जल्दी से 2 मिनट में बता दीजिए, कोई इशू है कि कहाँ पे आप फंस रहे हो, कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा, कोई पर्टिकुलर क्वेरीज हो कोई हो तो लेट मी नो, और अदरवाइज फिर भी हम आगे चलते हैं ना। एनी क्वेरी, सजेशन, एनीथिंग, और प्लीज म्यूट योरसेल्फ इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, है ना? तो फिर वो क्या होता है ना कि डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होता है, ये टेक्निकल चीजों में बहुत सारा। हाँ, ओके, सो नो क्वेरी, लेट्स स्टार्ट। आई नो बहुत कम स्टूडेंट हैं, आई मस्ट टेल हर्ष को कि यार हर्ष, इतना भी मैं पढ़ाना है कि लोग फिर मेरी क्लास में ही ना आए। ठीक है, कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट। सो कहाँ डेमोक्रेसी कर लिया था, जस्टिस कर लिया था, राइट कर लिया था, करना क्या अभी? आप बताओ क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें? भैया सिटीजनशिप बचा सॉवरेनिटी हुआ से। है, स्टेट करो भैया, स्टेट। सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप और फेमिनिज्म, 4 चीजें बची हुई हैं। सिटीजनशिप। यस।
सिलेबस से 4 चीजें बची हुई हैं, देन आई वुड टेक ए पर्टिकुलर सेशन ऑन आइडियोलॉजी आल्सो। आई थिंक सिलेबस में आइडियोलॉजी मेंशन नहीं है क्या? है भैया। भैया फेमिनिज्म है है, बस। हाँ सिर्फ फेमिनिज्म है, तो वो तो हम नहीं, इसके साथ कर रहे हैं ना। फेमिनिज्म में अटैच है भैया आइडियोलॉजी। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें उन्होंने फेमिनिज्म लिखा है सिर्फ, और कोई आई डोंट थिंक कि आइडियोलॉजी को कोई अलग से सेक्शन है इसमें, फासिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और कुछ नहीं है ना। नहीं भैया, You बस need to do कॉन्सेप्ट that. दिया और एक फेमिनिज्म। क्लास उससे करेंगे, वी वुड डू एक क्लास, थोड़ा सा उसमें हम थोड़ा सा फासिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म देख लेंगे, बट फॉर नाउ हम आज के सेक्शन में 4 चीजें करने की कोशिश करेंगे। सोवरेनिटी, स्टेट, सिटीजनशिप एंड जेंडर वाला क्वेश्चन फासिज्म के साथ, फेमिनिज्म के साथ, सॉरी फासिज्म एंड फेमिनिज्म आर वेरी पार्ट, ठीक है। सो वी शुड स्टार्ट विद द स्टेट ना, तो स्टेट्स पे हम करते हैं। तो स्टेट का जो मॉडल जो है, स्टेट किसको, मतलब स्टेट हम किस चीज को समझते हैं? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज स्टेट, किसी ने अगर कभी पढ़ा हो तो? भैया स्टेट इंडिया मैं में बताऊं स्टेट किसको बोलते हैं, आप बताओ। भैया, इंडिया के परसेप्शन में थोड़ा सा नई नॉलेज है, मैं उसके बारे में बात करूं। जैसे कहीं स्टेट, से जैसे स्टेट क्या होता है, क्या अंडरस्टैंडिंग है स्टेट का आपका? भैया स्टेट कहने का मतलब ये है कि स्टेट जो होता है वो 4 चीजों से मिलके बनता है। एक अच्छा। मतलब स्टेट जो होना चाहिए उसकी एक अपनी टेरिटरी होनी चाहिए, पहली बात तो। फर्स्ट अच्छा। थिंग जो होनी चाहिए स्टेट की। सेकंड थिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए उसकी। थर्ड अच्छा। थिंग जो होनी चाहिए उसकी खुद की सॉवरेनिटी होनी चाहिए, ताकि कोई Okay. बाहर की पावर या फिर बाहर की कोई दूसरी स्टेट जो है उसके मामले में इंटरफेयर ना करे। और उसको रन करने के लिए, स्टेट में हर चीज को रन करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये अच्छा, 4 चीजें तो मिलके जो है स्टेट को ये स्टेट हो जाएगी। सो आई वुड गिव यू द एग्जांपल ऑफ एथेंस। तो एथेंस स्टेट था कि नहीं था? हाँ भैया, आप और ये जो आपने जो बताया, ये कहाँ से आई ये थ्योरी? आयुष, आप पढ़े हैं, मुझे पता है। ये थ्योरी कहाँ से आई, ये 4 चीजें कहाँ से आई है? 1648 की वेस्टफेलिया, जहां से 4 पॉइंट आते हैं। बट एथेंस से पहले वेस्टफेलिया नहीं आया था, तब भी स्टेट होती थी। तो यू आर क्वाइट राइट कि 4 चीजें हैं जो मॉडर्न स्टेट बनाते हैं, बट वी वुड स्टार्ट फ्रॉम स्टेट। एंड स्टेट जो है, ये मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्शन तो बेसिकली जिसको डिस्क्राइब करते हैं, मैकाइवर की बुक है मॉडर्न स्टेट करके, समटाइम्स इट्स आस्क्ड, वो याद रख लीजिएगा, जो बेसिकली पूरा ट्रेजेक्टरी ऑफ स्टेट बताते हैं। बट वी वुड स्टार्ट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट जो पुराने टाइम पे थी। तो ये 4 चीजों पे हम आएंगे, और आयुष एकदम सही भी बोले, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट जो आज हम समझते हैं, बेसिकली स्टेट इज समथिंग दैट वी अटैच टू 2 थिंग्स। फर्स्ट, वी अटैच इट विद द पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी समथिंग दैट हैज सम काइंड ऑफ पावर और अथॉरिटी। एंड सेकंड, लेजिटिमेसी। और लेजिटिमेसी कहां से आती है? राइट से। तो स्टेट, जैसे हमने कल पढ़ा, स्टेट का क्या रिलेवेंस है? स्टेट का रिलेवेंस ये है दैट हैज सम पॉलिटिकल अथॉरिटी, सो दैट वो अपने नीचे लोगों को मैनेज कर पाए। और दूसरा, इट हैज सम लेजिटिमेसी दैट कम्स फ्रॉम, कि स्टेट मैनेज कर रही है उसके लिए इट शुड हैव अ लेजिटिमेसी, जो कहां से आएगी? कि वो लोगों के राइट्स को इंश्योर कर रहा है। तो दीज आर द 2 कनेक्टिंग डॉट्स। इंडिया में आज जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, कल मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, परसों किसी और की आएगी, तो वो जो गवर्नमेंट है वो स्टेट नहीं है, ये हमेशा आप क्लियर रहिएगा। गवर्नमेंट आएंगी जाएंगी, स्टेट इज समथिंग दैट इज देयर, लाइक दैट कम फ्रॉम का लेवियाथन से, जो एक सोवरेन, एक एब्सोल्यूट सोवरेन स्टेट आया, फिर लोक सा एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के थ्रू एक स्टेट क्रिएशन हुआ, कॉमनवेल्थ जिसको बोलते हैं। तो आज जो हमारा स्टेट है वो भी कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो बेसिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वो जो थ्योरी जैसे बोलते हैं, तो वैसे हमने भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो उससे हमने एक स्टेट बनाया। अब नाउ आई वुड गिव अ स्मॉल एग्जांपल। ब्रिटिश इंडिया जो था, तो ब्रिटिश इंडिया जो बोलने को तो ब्रिटिश इंडिया था, बट वाज दैट ए स्टेट? कोई बताएगा? ब्रिटिश इंडिया क्या एक स्टेट थी? No, it wasn't a state. Because it was not a state, there was no, दोनों चीज लेक कर रही थी। एक तो there was not political authority, अथॉरिटी से रूल नहीं कर रहे थे, पावर से रूल कर रहे थे। और अथॉरिटी का कंसेप्शन है समथिंग कॉल्ड, अथॉरिटी तब होती है जब लोग उसको मान लिए, और वो मानने का काम कब होगा? जब राइट्स होंगे।
तो एक्चुअल में ब्रिटिश जो इंडिया जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे ना तो उनके पास अथॉरिटी थी और ना ही हमको वो राइट प्रोवाइड कर रहे थे, तो लेजिटिमेसी थी। तो लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ, देयर वाज अ पॉलिटिकल अथॉरिटी क्रिएटेड बाय देयर। लोगों ने मान लिया कि हाँ ये स्टेट एक्सेप्ट करते हैं, नेहरू को प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना जिससे राइट मिले। तो स्टेट को हमेशा याद रखिए, स्टेट का इमरजेंस हमेशा राइट से होगा। जब तक जो स्टेट है वो राइट्स देगी, और स्टेट वहां पे इस तरीके से क्रिएटेड है कि गवर्नमेंट आए जाए डजंट मैटर, स्टेट वुड बी देयर ऑलवेज, कि कोई भी गवर्नमेंट आए ना, गवर्नमेंट इज जस्ट एन वे ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे हेडमास्टर होता है स्कूल में, तो हेडमास्टर की पोस्ट है वहां पे, अब चाहे हेडमास्टर कोई भी बने, that person is in that capacity till he is that on the post of headmaster। वैसे ही स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो मतलब बस एक पोजीशन में है स्टेट के उस वहां पे, बट इट इज इन इटसेल्फ इज नॉट अ स्टेट। सो वी नीड टू मेक दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड स्टेट, दैट इज ऑफन बेसिकली जानबूझ के इसको गलत किया जाता है, पर्टिकुलरली इन फासिस्ट रिजिम्स, जहां पे बोला जाएगा कि जो रूलर है वही स्टेट है। जैसे यू मस्ट हैव दिस फेमस quote you must have heard, it was during the emergency period that when the then Congress president said ki Indira is Indian, India is Indira. So this is something when some powerful authoritarian government come into picture, they would say ki state and government same hai, Indira is India, India is Indira. And then you would find Mussolini was telling you ki everything for a state, ठीक है, जो भी करना है स्टेट के लिए करना, दे वुड मेक स्टेट को पावरफुल, और फिर उसकी पावर खुद में ले लेंगे। तो स्टेट की पावर ही किसी गवर्नमेंट की पावर होती है। द टाइम पीपल वुड से कि नहीं स्टेट नहीं लेंगे हम, तो वो पावर गायब हो जाती है। तो इसलिए हमको स्टेट को समझना बहुत जरूरी है। नाउ अगर इसको एक क्रोनोलॉजी में समझेंगे, तो ग्रीक टाइम में एथेंस था, तो एथेंस के पास एज आयुष सेड टेरिटरी होगी, ठीक है। उनके पास दूसरा मुद्दा इन्होंने पॉपुलेशन, ठीक है, एथेंस में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन भी थी, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्शन इन्होंने बोला टेरिटरी, पॉपुलेशन। व्हाट वाज द थर्ड वन आयुष? सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। तो एथेंस में गवर्नमेंट भी थी, ठीक है, बट द कंसेप्शन ऑफ सोवरेनिटी दैट वाज नॉट एट दैट टाइम। The understanding of sovereignty that has built up, it came after the Westphalia Treaty of 1648, जिसको आपको याद रखना, और ये क्यों आई इसको भी हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बस याद रखिए कि जो स्टेट का जो कंसेप्शन है वो वैसे एग्जिस्टेड बिफोर वेस्टफेलिया ऑल्सो, बट इट वाज नॉट वेरी मच इन दैट पॉइंट, क्योंकि उस टाइम पे एथेंस को हम स्टेट उस सेंस में नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां के लोग क्लब करके खुद ही डेमोक्रेसी में थे पहले, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मैकेनिज्म था। There was not something like एक पर्सन राज कर रहा है and all things, or we can call it a state or the way. It was city state in a way कि city थी, कुछ रूल चल रहा था, but modern sense में it would not be a state because conception of sovereignty was not there. It was Machiavelli who basically introduced this conception of state. Machiavelli ने basically unification of Italy जब वो कर रहा था, उसका main attempt यही था कि इटली जो है इतना रोम जो जिस तरीके से बिखार दिया गया है, अब इसको कैसे एक प्रिंस आए और वो एकदम यूनिफाई करे। तो मैकियावेली के टाइम पे वो नहीं हुआ, बट मैकियावेली ने स्टेट को बहुत तरीज दी, वो बाउंड्रीज की बात किया, वो बात क्या, मर्सेनरीज को बाहर निकाला, मर्सेनरीज से नहीं लड़ाई करवानी हमें, लोगों के अंदर वो नेशनलिज्म की भावना लाओ। बट हाउएवर द नेशनलिज्म डज नॉट कम इनटू पिक्चर एट दैट टाइम, बट वो बोला कि हमको एक बेसिक यूनिट क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि लोगों को एक अफिनिटी की फीलिंग आए। तो ये स्टेट का कंसेप्शन जो है, ये हमेशा याद रखिए कि मैकियावेली से स्टार्ट होता है मेजरली जो स्टेट की अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद आफ्टर मैकियावेली वी हैड दिस होप्स, जिन्होंने एक सोवेरियन क्रिएट किया, बट उसमें भी स्टेट सोवेरिटी का कंसेप्शन वहां से आना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली सोवेरिटी क्या है ये बहुत जरूरी है समझना, और सोवेरिटी के थ्रू हम स्टेट समझ लेंगे, ठीक है। सो द आइडिया ऑफ सोवेरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ स्टेट। जो सोवेरिटी का आइडिया है वो आई थिंक पहले भी नीड टू डू दिस सोवेरिटी, विद इन दैट वी वुड डू द स्टेट। सो सोवेरिटी का जो आइडिया वो आता है सबसे पहले जीन बोडीन होते हैं। बोडीन जो वो बोलते हैं कि जो पहले जो ना जो मिडिवल टाइम था, इसमें क्या था, डिवाइन राइट थे किंग के। डिवाइन राइट का मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू दैट मिडिवल क्रिश्चियनिटी, गॉड हैज divinely given this right to king to rule, and somehow the same divine right theory was also said by
हीगल, जो कहता था कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो बेसिकली जो किंग है वही स्टेट है और उसी को गॉड की तरीके से, तो इस तरीके से लोगों में लेजिटिमेसी की भावना क्रिएट करने के लिए आया था। देन कम्स बोर्डिन। बोर्डिन ने ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की कि there is something beyond that divinity वाला point, so he does not completely depart from this, but वो एक अंडरस्टैंडिंग देता है सोवरेनिटी की, जहां पे पॉइंट ये आता है कि सोवरेनिटी हैज समथिंग टू डू विद द पीपल, इट्स नॉट कंप्लीटली डिवाइन। ठीक है, इस आइडिया पे वो आता है। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो डेफिनेशन होगी सोवरेनिटी की, ये सुप्रीम पावर है अवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। उसके अनुसार ये लॉ से भी रिस्ट्रेन नहीं हो सकती। दिस इज राइट ऑफ समबडी हु इज रूलिंग अवर सिटीजन्स, उसका ये राइट। हालांकि ये बहुत ओल्ड कंसेप्शन है, आज के लागू में नहीं होगा। आज हमारे पास जो हमारा स्टेट है उसके पास इतनी राइट नहीं है, इसीलिए हम जब भी राइट मांगते तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट राइट अगेंस्ट द स्टेट, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मेनी टाइम्स। द फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट। व्हाई दे आर अगेंस्ट द स्टेट? बिकॉज बोर्डिन ने कहा कि sovereignty is the supreme power, our citizens and subjects unrestrained by law। ठीक है, then there is someone called Hugo Grotius, जिनको हम मानते हैं he was the father of international law, कई बार पूछ लिया जाता है। उसने भी बोर्डिन की जो कॉन्सेप्शन था उसको और मॉडिफाई करते कहा था कि it is the supreme political power vested in somebody who is ruling, whose acts are not subject to any other and whose will cannot be overridden। यहां कुछ समझ में आ रहा है आपको कि बोर्डिन और ग्रोशियस व्हाट दे आर टेलिंग, वो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसी को स्टेट बना रहे हैं, एंड दे आर टेलिंग कि वो किसी लॉ के अंडर में नहीं। बट मॉडर्न कंसेप्शन स्टेट दैट कम आउट फ्रॉम मैकाइवर, और मैकाइवर का बुक का आपको नाम याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट का मतलब ये कतई नहीं है कि एकदम टोटली लॉ के अंडर में आ गई और मतलब उसके ऊपर कुछ ओवररिडन हो ही नहीं सकता है। तो सोवरेनिटी का कंसेप्शन हालांकि ये बयां करता है कि स्टेट से ऊपर कुछ नहीं है। तो ये आपको समझना है कि स्टेट इज समथिंग दैट लेजिटिमाइजिंग द सोवरेनिटी इज समथिंग इज लेजिटिमाइटिंग द स्टेट का जो राइट टू रूल जो है। तो ये आपको उसको समझना है। द फर्स्ट पर्सन वो गिवन दिस थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, वाज बोर्डिन। इसको भी आप समझेंगे। बोर्डिन के बाद देयर इज अ ग्रोशियस एंड होब्स। होब्स हैज गिवन द एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का आइडिया कि हम भी एब्सोल्यूट, मतलब ये आप समझिए, दिस इज द टाइम व्हेन ये जो सब लोग थे इनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी ना, वैसी थी कि उस टाइम पे ये लोग की तरह कोई बंदा आया नहीं था कि देयर इज नेचुरल राइट और समथिंग, कि इवन सोवरेनिटी ऑफ स्टेट कैन बी curtailed on some extent, but you need to remember कि सोवरेनिटी जो है वो राइट टू रूल ऑफ द स्टेट है, और इसकी 6 विशेषताएं आप याद रख सकते हैं। पहली है कि सोवरेनिटी हमेशा इट हैज समथिंग टू डू विद द स्टेट, ठीक है। दूसरी ये सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट है, और तीसरा है इट्स अ लीगल कोएर्सिव पावर। इसको मैक्स वेबर कहते हैं, और आप मैक्स वेबर जो सोवरेनिटी को परिभाषित करते हैं वो कहते हैं इट द ओनली इंस्टीट्यूट विच हैज लेजिटिमेट पावर ओवर द सोर्स ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वायलेंस। जिसके पास यूज करने का, जो वायलेंस को यूज करने की लेजिटिमेट अथॉरिटी है वो स्टेट है। तो ये कंसेप्शन कई बार पूछा जाता है कि who had defined state as the legitimate authority to use the source of violence। तो violence से कनेक्ट करते हैं कौन? दिस पर्सन कॉल्ड वेबर, मैक्स वेबर। इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। देन द फोर्थ पॉइंट कम्स दैट स्टेट सोवरेन मेक्स लॉ एंड एक्सट्रैक्ट्स द ओबीडियंस ऑफ द पीपल। तो सोवरेनिटी का हमेशा ये कंसेप्शन होता है, प्लीज डोंट कंफ्यूज। ये सोवरेनिटी स्टेट हम आपको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हम अकेली स्टेट को नहीं समझ सकते तो सोवरेनिटी को नहीं समझेंगे। इसीलिए आई एम टेलिंग यू फैक्ट कि बोर्डिन का नाम याद रखना है, ह्यूगो ग्रोसियस का नाम याद रखना है, होब्स का नाम याद रखना है, मैकाइवर का नाम याद रखना है, और नाम याद रखना मैक्स वेबर का, जो वायलेंस स्टेट को वो कहते हैं। एंड देन ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक जो हमको याद रखने की ओबीडियंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए है, ठीक है। और जो सोवरेनिटी जो है वो मॉडर्न टाइम में लाइज विद द पीपल, एंड हियर कम्स द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया। होब्स डज नॉट टॉक अबाउट दिस, बट लॉक टॉक्स अबाउट दिस। सोवरेनिटी लाइज विद पीपल, एंड वी सी
कि लोक ने पार्लियामेंट सोवरेनिटी की बात की, यानी पार्लियामेंट जो है उसको लेजिस्लेचर लोक के अनुसार बेस्ड था, ये हम पढ़ चुके हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट जो है वो सबसे सोवरेन। इन इंडिया वी हैड गिवन दिस अथॉरिटी टू द पीपल एंड पीपल हैज बेसिकली वो सोवरेनिटी है। तो इन इंडिया वी डोंट हैव पार्लियामेंट सोवरेनिटी। पार्लियामेंट सोवरेनिटी का मतलब ये है कि पार्लियामेंट ने जो कह दिया दे आर द लास्ट वर्ड, बट इन इंडिया वी डोंट हैव। व्हाट इज सोवरेन इन इंडिया? वेयर द सोवरेनिटी लाइज इन इंडिया? Constitution. Constitution has been given this sovereignty by whom? किसने दिया? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, अंग्रेजों ने? By the people. That's why our constitution starts with the conception that we the people of India. ठीक है? So we the people of India has given our sovereignty, transferred our sovereignty to constitution, and constitution is the basically source of everything. So please remember this point. बहुत बार पूछा था, in Britain parliament sovereignty is there, in India we do not have parliament sovereignty, we have the sovereignty lying in the people that has been expressed through constitution. ठीक है? तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि इन इंडिया द सोवरेनिटी लाइज विथ, और ऑप्शन दे दिया आपको पार्लियामेंट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तब तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन करना है। और अगर ऑप्शन में कॉन्स्टिट्यूशन और पीपल दोनों आ गए, देन यू हैव टू टिक द पीपल, बिकॉज अल्टीमेट सोवरेनिटी लोगों में है। ठीक है? देन वी कम्स ऑन टू सम थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग, कुछ बाकी लोगों ने क्या बोला जो हमारे काम की हो सकती है। ठीक है? बट ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि लोक ने लिमिटेड सोवरेनिटी का कंसेप्शन दिया था, होब्स ने एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का कंसेप्ट दिया था। ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है? और हीगल ने तो मतलब बेसिकली वो डिवाइन सोवरेनिटी बना दी थी कि स्टेट जो परफेक्ट रेशनैलिटी, और समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, वो हैड सेड कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, और स्टेट इज अ परफेक्टेड रेशनैलिटी, यानी स्टेट से बढ़ के कोई परफेक्टेड रेशनैलिटी होता है। बेसिकली दीज आर द थिंग्स व्हिच इंस्पायर्ड लेटर फासिज्म। मुसोलिनी यही तो कहते हैं कि बस ड्यूटी बात करो। तो जो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की जो बात करते हैं वो हमेशा ड्यूटी की बात करते हैं कि स्टेट से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है? अब कई बार क्या है ना, सोवरेनिटी के कंसेप्शन भी दो बार आते हैं। एक होती है रियल सोवरेनिटी किसके अंदर, एक टिट्यूलर सोवरेनिटी किसके अंदर। जैसे डिज्यूर और डिफेक्टो आपने सुना होगा। जैसे इन इंडिया हु इज द डिफेक्टो रूलर, या मैं बोलूं डिफेक्टो पावर किसके पास है? पॉलिटिकल पावर पीएम के पास। प्राइम मिनिस्टर इज डिफेक्टो, डिज्यूर भैया प्रेसिडेंट। Who is the de jure head of India? It's president. President. So basically everything in India is on the name of president, but ultimately the power relies with the cabinet, and cabinet में जो प्रधानमंत्री जो है वो मतलब फैसले वो इक्वल होते हैं, बट वी हैड दिस काइंड ऑफ सिस्टम वी हैड क्रिएटेड ऑन द ब्रिटिश मॉडल की प्रधानमंत्री सब कुछ है। तो इस सेंस में हमको याद रखना कि सोवरेनिटी जो है वो स्टेट के थ्रू लाई होती, बट इट इज ऑन द पोस्ट ऑफ दैट प्रधानमंत्री। इट्स नॉट ऑन द जो बंदा बैठा है उस पोस्ट पे। इट इज नॉट विद द पार्टी हु इज इन दैट कंट्री, इट इज नॉट विद द भारतीय जनता पार्टी, इट इज नॉट विद द मोदी गवर्नमेंट, इट इज विद द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, विद द पोस्ट ऑफ दैट प्रेसिडेंट। प्लीज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्शन। ठीक है? देन एक आइडिया था लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी का, ये था टिट्यूलर और रियल सोवरेनिटी का। Then this comes as legal and political sovereignty. So legal sovereignty क्या है कि बाय लॉ जिसको हमने वो दे रखा है। ठीक है? तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसको पावर लीगल सेंस में दे रहा है। ठीक है? बट पॉलिटिकली वो पावर किसके पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन अ सेंस जैसे ब्रिटेन में जो किंग होता है वो क्या है, किंग जो है उसको पॉलिटिकल सोवरेन मानेंगे या हम लीगल सोवरेन मानेंगे, कोई बताएगा भैया? और मैटर इंडिया में हम प्रेसिडेंट जैसे डी ज्यूर डी फैक्टो था समथिंग ऑन दैट लाइन ओनली। लीगल सोवरेन अगर हम मानेंगे मतलब हर लॉ के ऊपर लास्ट में साइन किसके होते हैं? राष्ट्रपति। भैया राष्ट्रपति के लास्ट साइन होते हैं, अथॉरिटी लास्ट में जो देता है लॉ को वो प्रेसिडेंट। पॉलिटिकली हमारी कंट्री को पॉलिटिकली बाइंड अप कौन करता है, पॉलिटिकली कौन रिप्रेजेंट करता है? मतलब पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज द सेम डी ज्यूर डी फैक्टो वाला, बस इतना याद है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। हमारी कंट्री का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री है, कहीं भी बाहर जाता है तो कौन जाता है? प्राइम मिनिस्टर मोस्ट ऑफन है। और लीगल मतलब कोई भी लॉ होगा तो साइन होगा राष्ट्रपति का। एंड दिस इज द डी ज्यूर डी फैक्टो
टिक्यूलर एंड ये सिमिलर बट यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन, केवल डेफिनेशन दी जाती है वो, तो वो थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। फिर एक पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया आता है। पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया कौन दिया है? मैं पढ़ा चुका हूँ ये कॉन्सेप्शन आपको, प्लीज टेल मी व्हाट रूसो। हाँ, ये जिसने आयुष का नाम नहीं लूंगा इस बार, क्योंकि आयुष तो आई थिंक हैड डन वेरी डीप स्टडी, बट किसी ने बड़े जोश में बीच में बोला था, सम गर्ल सेड दैट आई थिंक सम फीमेल वॉइस केम इनटू, हाँ तो आप सही बोले हैं। बेसिकली रूसो का पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि ही सेज द सेम वे कि सोवरेनिटी इज नॉन ट्रांसफरेबल। लोग तो कहता ट्रांसफर हो गई, बट रूसो बोलता कि सोवरेनिटी इज नॉन ट्रांसफरेबल। दिस इज जस्ट एजेंट जिनको हमने बोला है कि जाओ जाओ तुम हमारे नाम पे थोड़ा लॉ पास कर लो, बट सोवरेनिटी इज नॉन ट्रांसफरेबल एंड दैट्स व्हाई सोवरेनिटी ऑलवेज रिमेन विद द पीपल एंड दिस इज द कंसेप्शन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, ठीक है। हमेशा ये आपको याद रखना है, दिस इज बाय द रूसो, ठीक है। एंड देन एक फेमस कंसेप्शन आता है ऑस्टिन का। तो ऑस्टिन का कई बार पूछा जाता है कि ऑस्टिन की जो एक तो ये लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस करके एक उनका टेक्स्ट था जिसमें वो सोवरेनिटी के कंसेप्शन देते, तो ये कभी पूछा था कि वो हैड गिवन हिज कंसेप्शन ऑफ सोवरेनिटी इन द बुक टाइटल लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। तो ये नाम याद रखिएगा, जॉन ऑस्टिन। सर जॉन ऑस्टिन जो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आप समझिएगा, वो कहते हैं, आई एम कोटिंग हिम, इफ अ डिटरमिनेंट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ लाइक सुपीरियर receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society and the society including the superior is a society political and independent। कुछ मतलब समझे हम? ये हमारा मॉडर्न कंसेप्शन ऑस्टिन एक तरीके से देते हैं कि if a determinate human superior not in the habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from the bulk of given society, यानी कि before becoming prime minister was Modi ji was getting any obedience from us in a way if he was work from आज से मान लीजिए 20-30 साल पहले were doing, he was a common man। For example, I am sitting here and you would not obey me for sure। अगर मैं कुछ भी बोलूंगा आपको कि लेट्स कल से तुम ये करेंसी यूज करना बंद करो, हम नई करेंसी निकालेंगे, nobody would obey me। मैं सेम आदमी हूं, ठीक है। कल को बाय अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली और व्हाट एवर यू कॉल इट, मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं, एंड प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। मैं वही हूं, आज शाम को मैं वही हूं, आई एम सेइंग यू कि अपना पैसा वैसे छोड़ दो, हम नई करेंसी लाएंगे, वो नोट ओबे, एंड द सेकंड डे कल जाके मैं डिमोनेटाइजेशन कर दूंगा, ईच ऑफ यू वुड बी इन द लाइन। फ्रॉम वेयर डिड दिस कम? ऑस्टिन कहता है यही तो सोवरेनिटी है, यही सोवरेनिटी है कि जो बंदा कल शाम को बोलता तो कोई कुछ नहीं करता, नेक्स्ट डे सेम बंदा यही कपड़े पहन रखूंगा, मैं नहाऊंगा भी नहीं, फिर भी मैं अगर आपको बोलूंगा कि लाइन में लगो, पैसा बंद आज से, सब लाइन में लग जाओगे। व्हाट इज दिस इज द कंसेप्शन ऑफ सोवरेनिटी, जिसको ऑस्टिन हिसाब से समझाते हैं कि ओबीडियंस, जैसे मैक्स वेबर के कंसेप्शन में वॉयलेंस, कि जिसके पास वॉयलेंस का जो हकदार है वो बन गया, बट वो गलत भी हो सकता है क्योंकि मिलिट्री के पास भी तो वॉयलेंस करने का एकदम लेजिटिमेट अधिकार हो रखा है, क्या वो हम सोवरेन बोलेंगे? नहीं। तो वो कई बार क्रिटिसाइज की जाती है मैक्स वेबर की थ्योरी, बट ऑस्टिन कहते हैं कि ओबीडियंस जो है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पोस्ट, मतलब दैट पर्सन इज नॉर्मल, कल शाम तक वो बैठा है और आज अचानक से वो कह रहा है तो सब लाइन में लगे हुए हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज सोवरेनिटी इज बेसिकली रिलेटेड टू द ओबीडियंस ऑफ बल्क ऑफ द सोसाइटी। And the one important thing of sovereignty is never questioned according to Austin। इसको क्वेश्चन नहीं होती वो, मतलब you would find your own conception of मतलब या तो आप ओबे कर लोगे कि भाई आपका पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फोर्सफुली ओबे करोगे, या फिर करोगे ठीक है सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप खुद ही इसको रेशनल बनाते जाएंगे। स्टेट डज नॉट गिव टू मतलब इस सेंस में रेशनलिटी का कोई स्टेट को वो नहीं है, ठीक है। लाइक द वे many of the arguments that was given during the demonetization are still we don't have any data कि क्या वो सही थे जो रीजन हमको दिए गए थे, but we had done this। तो ये सोवरेनिटी है, you have need to understand। तो ऑस्टिन का जो कॉन्सेप्ट था ये था, लेकिन now we would come on to this point। और ये जो अब तक हम पढ़ रहे थे बोर्डिन से लेके होब्स एंड दिस ऑस्टिन, इस थ्योरी को एक नया थ्योरी आई और उन्होंने बोला कि ये जितने भी लोग बोल रहे हैं अब तक ये सब मोनिस्टिक सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, यानी
एक इंसान के पास सोवरेनिटी, दैट इज मोन, एक इंसान या एक यूनिट के पास सोवरेनिटी, दे सेड कि नहीं नहीं नहीं, ये बोले गए प्लूरलिस्ट, जो हमने कल भी पढ़ा था, प्लूरलिस्ट बोले कि नहीं, एक के पास सोवरेनिटी नहीं होती है, सोवरेनिटी बहुत सारी चीजों में होती है। और इसके जो सबसे फेमस जो एडवोकेट थे वो, एज आई सेड यू, मैकाइवर एंड लास्की, इनका नाम आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि मोनिस्टिक थ्योरी के कौन थे, तो यू वुड फाइंड बोडिन बोले कि एक ही सोवरेन होगा, ठीक है, उसके को तुम लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते। हॉब्स एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, लेवियथन को लॉक पार्लियामेंट सोवरेनिटी, बट अल्टीमेटली स्टेट क्रिएट कर रहे हैं। एंड ऑस्टिन सोवरेनिटी ओबीडियंस, डायरेक्ट एक के साथ, जैसे मैं। बट ये मैकाइवर और लास्की जो बोले कि नहीं नहीं नहीं, सोवरेनिटी इज प्लूरलिस्ट एंड दे सेज कि सोवरेन इज नॉट डिटर्मिनेट, जैसे पहले बोला गया, अकॉर्डिंग टू देम द डिटर्मिनेशन वाज पॉसिबल इन ओल्ड डेज। पहले हो सकता था कि तुम किसी एक को राजा होता था, या फिर जैसे होब्स के टाइम पे भी जो किंग और रॉयलिस्ट में वो लड़ाई थी, तो लेकिन वो पॉइंट था। बट उनके अनुसार जो आज के दिन सोवरेनिटी है वो एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज पीपल में है। सो सोवरेनिटी बहुत अलग अलग चीजों में है, ठीक है, बहुत अलग अलग ग्रुप सोवरेनिटी को वो कर रहे हैं, ठीक है। Thus, according to them, sovereignty is not direct and determinate. आपको दिखेगी नहीं कि ये पर्टिकुलर बोल रहा है तो वही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू बिलीव whatever direction our government gives, they are coming from government? Because many of the people, many of the experienced people says कि much of the ideas that come from government that has been lobbied by someone. And I would give a small example जहां पे ये प्लूरलिस्ट थ्योरी बहुत सही होती है। अगर कोई वो एग्जांपल दे सकता तो आई वुड फाइंड डेफिनेटली। और मैं आयुष से भी बात करना चाहूंगा, ये जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है, ये रिसेंटली इंडिया में इसका हमको एक जीता जागता उदाहरण मिला था कि सोवरेनिटी इज नॉट विद द वन यूनिट। कोई बता सकता है कि कौन सा था वो उदाहरण? भैया ग्रुप एंड फार्मर प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली कौन बोला है? फार्मर हाँ बिल्कुल, मैं वही लुक कर रहा था। अगर सोवरेनिटी एक बंदे में थी या एक सरकार में यूनिट में थी, तो फार्मर्स लॉ जो थे वो वापस क्यों लिए गए? अकॉर्डिंग टू बोर्डिन, अकॉर्डिंग टू होब्स, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, वंस एक सोवरेन ने कोई लॉ बना दिए तो दे आर द लॉ ऑफ द लैंड। पीपल शुड एक्सेप्ट दैट, ओबीडियंट होने चाहिए उसके लिए। बट दिस इज वेयर प्लूरलिस्ट थ्योरी वुड कम कि फार्मर्स दे हैड लॉबीड, दे हैड प्रोटेस्टेड एंड लुक एट देयर पावर टू इन्फ्लुएंस द सोवरेनिटी, कि उन्होंने एक पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के, somehow it was under the सुप्रीम कोर्ट ने तो कॉन्स्टिट्यूशनल बताए थे ना पासेज को, भले ही वो डिबेट नहीं हुई हो, कुछ भी नहीं हुआ हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट द पासेज ऑफ द बिल वाज प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल, कि लोकसभा में गए, राज्यसभा में पास हुए एंड राष्ट्रपति ने साइन किए। बट हाउ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी गेट चैलेंज बाय द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री, दिस शोज की सोवरेनिटी लाइज विद द different groups. It is never with the one unit. This is what Lasky and McIver wanted to say in the modern times, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुमको सोवरेनिटी हमेशा दिखे ही। हो सकता है कि कल को जो आज पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी सोवरेनिटी को, लोगों को इतना वो करके और सोवरेनिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। सो तो ये अन्ना हजारे मूवमेंट, हाँ, अन्ना हजारे मूवमेंट, अन्ना हजारे मूवमेंट नोट पर से नहीं, अन्ना हजारे मूवमेंट इज नॉट पर से, बट आप कुछ, क्योंकि डेफिनेटली दे हैड वो जो लोकपाल के लिए बिल, भले ही वो काम किया उन्होंने, बट लोकपाल बिल पारित करवाए तो हम दे सकते हैं एग्जांपल। बट फार्मर्स मूवमेंट इज समथिंग दैट हैज इन माय मेमोरी दैट हैज नेवर हैपेंड काइंड ऑफ सिचुएशन, कि कोई बिल पास करने के बाद सरकार को वापस लेना पड़े। इट इज वेरी ह्यूज अटैक ऑन दैट मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ, बिकॉज क्योंकि you had seen how adamant the government was, and if you know, the bill was passed after the protest has been already in the momentum. Still उनका प्रोटेस्ट इतना मजबूत और इस तरीके से गया कि सोवरेनिटी, they had created an alternative sovereignty, and sovereignty क्या होती है? लोग उनके साथ जुड़ गए, and
स्टेट्स को अपनी सोवरेनिटी पे चैलेंज आ गया कि नहीं 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 मेरी ओबीडियंस नहीं हो रही, और सोवरेनिटी का पहला चैलेंज ये है कि ओबीडियंस होनी चाहिए। तो मोनेस्टिक थ्योरी जो है वो फाइनली वो गायब हो गई। और ये जो प्लूरलिस्ट है ना, ये पुराने एग्जांपल भी देते हैं। दे टॉक अबाउट चर्च कि मिडिवल टाइम में किंग के पास सोवरेनिटी थी, चर्च के पास सोवरेनिटी थी, तो दो सेंटर सोवरेनिटी के वो करते थे, एक सेंटर नहीं हुआ करता था। इफ यू नो दैट टू स्वॉर्ड जिसकी लड़ाई थी। तो ये जो कंसेप्शन ऑफ सोवरेनिटी जो कम फ्रॉम वेस्टफेलियन ट्रीटी, वेस्टफेलियन ट्रीटी कुछ नहीं थी, बेसिकली एक ट्रीटी थी जिसमें काफी टाइम से वहां पे वॉर चल रही थी और उस वॉर को एंड करना था। तो उस वॉर को एंड करने के लिए कुछ स्टेट साथ कुछ बेसिकली उस टाइम पे मैं स्टेट तो नहीं कहूंगा, बट दे कम टुगेदर एंड दे बिल्ट अप दिस नोशन ऑफ सोवरेनिटी की चलो थोड़ी शांति से रहते हैं। यूरोप में बेसिकली इट वाज देयर, ठीक है। और हम ये ट्रीटी करते हैं वेस्टफेलियन ट्रीटी, और अब हम कुछ चीजें निर्धारित कर लेते हैं कि ये 4 चीजें होंगी, और इन 4 चीजों से जो आयुष ने बोला स्टार्टिंग में कि we would go through that, population should be there, territory should be there, है ना, and sovereignty and government, these were the things। अगर वो होंगी तो we would define something as a state, ठीक है। हालांकि ये डेफिनेशन एकदम वो नहीं है कि ये एकदम चलेगी हर जगह ही, क्योंकि इसमें भी हम बहुत बार देखें, जैसे प्लूरलिस्ट ने आर्ग्यू किया कि मोनेस्टिक थ्योरी काम नहीं आ सकती है, और वहीं से नेशन स्टेट का भी आइडिया आता है कि बिकॉज उससे पुराना नेशन नहीं है, तो नेशन का स्टेट का आइडिया भी वहीं से आता है कि एक नेशन, और वो बहुत ही मतलब जब आप नेशनलिज्म पढ़ेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से नेशन का आइडिया बहुत अलग और नेशन स्टेट को हमने कंबाइन करके प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो क्योंकि अफ्रीका में इतनी लड़ाइयां क्यों हैं, क्योंकि अफ्रीका को यूरोपियन से बैठ के स्केल से काट के बांट लिया, एंड देयर इज नो नेशन देयर, क्योंकि जो भौगोलिक तो आपने बांट लिया लेकिन वो कल्चरल बाउंड्री नहीं है वो, तो आधे लोग इधर रह गए आधे लोग उधर रह गए, और उस चक्कर में वहां पे आज तक समस्याएं हैं। तो सोवरेनिटी का जो कंसेप्शन, आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ऑस्टिन, बोर्डिन और ये सब, लास्की और मैकाइवर, इनका ये कहना है कि ऐसे सोवरेनिटी नहीं होती है, सोवरेनिटी प्लूरल है। तो इनकी कुछ किताबों का आज, और एक चीज और याद रखिएगा कि आज किस तरीके से सोवरेनिटी चैलेंज हो रही है। तो आज हम जा रहे हैं, ये नेशनलिज्म का आइडिया है, जब नेशन, ये जो सोवरेनिटी नेशंस को मिली, बट आज हम इस सिचुएशन में कि वेयर सोवरेनिटी इटसेल्फ इज गेटिंग बैक। कैसे? लुक एट द केस ऑफ ईयू। पहले एक दौर था जब कंट्रीज अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रही थी, सोवरेनिटी वो बटोर रही थी, बट ईयू उस तरीके से बना है कि कुछ कुछ हिस्सा सभी यूरोपियन कंट्रीज ने अपना ईयू को दिया है सोवरेनिटी का, कि ईयू हैड सम बेसिक, कि यहाँ पे आप ये जैसे इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर EU कैन basically decide on something and all, and look at the ASEAN, so this supranationalism that has been created, इससे ये भी लग रहा है कि जो सोवरेनिटी का कंसेप्शन वो कहीं चला गया है। दूसरा ग्लोबलाइजेशन है जिस तरीके से सोवरेनिटी को, अब सोवरेनिटी बेसिकली क्या है, एक टेरिटरी के अंदर, बट हाउ वुड यू डिफाइन द टेरिटरी, कि आज के अंदर गूगल कंपनी अमेरिका में बैठ के कैन बेसिकली इंटरफेयर इनटू योर सोवरेनिटी। तो ये एक चैलेंज है ग्लोबलाइजेशन से। टेररिज्म जिस तरीके से और क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से, इन चीजों ने सोवरेनिटी के कुछ इश्यू को पीछे धकेला है, कि ये ऐसे इश्यू जो सोवरेनिटी और नेशन स्टेट की बाउंड्री के अंदर आप काम करके नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू गो ऑन द ग्लोबल पॉइंट। इसीलिए हम पेरिस क्लाइमेट और सारी बातों पे वो करते कि हमको ये ऐसे इश्यूज जो एक नेशन में नहीं है, बड़े कॉस्मोपॉलिटन इश्यूज है। सो दिस इज ऑल फॉर सोवरेनिटी एंड स्टेट। अब इससे निकल के थोड़ा सा हम स्टेट पे बात कर लेते हैं, देन मैं दोनों ही कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको कोई क्वेश्चन को तो साथ ही ले लूंगा मैं। सोवरेनिटी और स्टेट दोनों कोई खास मतलब इतना कुछ नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, बेसिक आपको कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। मैकाइवर पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, प्लूरल और मोनिस्टिक कौन है ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। देन एक ये क्वेश्चन शायद मेरे वाले पेपर में भी हो सकता है कि स्टेट के कंसेप्शन को सबसे पहले किसने किया था। आई गेस दैट क्वेश्चन इज देयर, इट इज देयर, राइट? Somebody has taken the key. Machiavelli was the first person who had basically introduced the state. I'm telling you so that you can go do that question. ठीक है। और अगर पूछता है कि absolute सोवरेनिटी का कंसेप्शन किसने दिया, ठीक है, और ऑस्टिन का थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि बोर्डिन ने जो है वो बोला कि चर्च को बोर्डिन ने रखा कि चर्च के पास एक अथॉरिटी रहेगी, बट वो स्टार्टिंग में था पहला मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ सोवरेनिटी बोर्डिन से आता है, बट बोर्डिन चर्च को रखता है। वेयर इज होप्स जो वो थोड़ा रेडिकल नोशन देता है, होप्स चर्च को काट फेंकता, कहता है नहीं एक एब्सोल्यूट पॉलिटिकल अथॉरिटी देंगे हम, चर्च वर्च का कोई काम है नहीं, ठीक है। तो हम जब स्टेट पे हम आते हैं तो स्टेट पे वी वुड नाउ कम इनटू मैकियावेली के बाद सीधा जो स्टेट का मेन आर्गुमेंट आता है वो आता है होप्स पे। होप्स ने एक पॉपुलर एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया ही था, फिर लोग का हमको पता ही है किस तरीके कॉन्स्टिट्यूशनल और लिमिटेड स्टेट की बात करता है वो,
ठीक है, एंड देन पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया रूसो से आता है, और फिर लिबरल स्टेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें बेंथम का भी वही आइडिया है, स्टेट के ऊपर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर जो इंश्योर करे वो उसका स्टेट का बेसिक काम है, और मील जो है वो भी एक लिबरल कंसेप्शन से स्टेट को बेसिकली पार्लियामेंट्री ही फॉर्म को सपोर्ट करते हैं। तो लिबरल कंसेप्शन में हमेशा आपको दिखेगा कि स्टेट का जो बेसिक पार्लियामेंट के थ्रू जो क्रिएट होती है मोस्टली वही है। एक रूसो का आप याद रखिएगा कि रूसो डायरेक्ट और पार्टिसिपेटरी बात करते हैं, तो उसके लिए स्टेट जो है that is something that is basically agent सिर्फ, ठीक है, उसका सीधी जाती है। एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव स्टेट पे थोड़ा पूछ लिया जाता है, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स जो है उन लोगों ने स्टेट को किस तरीके से डिफाइन किया था, ये इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार पूछा था। तो बेसिकली मार्क्स में दो डिवीजन क्रिएट हो जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, समबडी आस्क्ड इन व्हेन आई वाज टीचिंग मार्क्स आल्सो, एंड आई सेड कि मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। मार्क्स के जो ना दो मेजर टेक्स्ट है, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है जिसमें वो कहते हैं कि स्टेट इज नथिंग बट एग्जीक्यूटिव मशीनरी ऑफ बुर्जुआ क्लास। उनके अनुसार बुर्जुआ क्लास जो कहेगी वही वो करेंगे, तो दे आर इंस्ट्रूमेंट बेसिकली। सो इट्स इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी है जो कहां से आती है, मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से आती है। बट देन बेसिकली वो देखते हैं कि लुई बोनापार्ट जो फ्रांस में राज करते हैं, वो इट वाज बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, तो वो राज करते हैं, तो देखता है मार्क्स की, यार मैंने बोला था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ है, यानी बुर्जुआ के हिसाब से राज होगा, बट ये जो बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट है, ये तो बुर्जुआ नहीं है, और मिडिल क्लास भी उसके साथ है, और फिर भी वो राज कर रहा है अच्छे से, मतलब मिडिल क्लास इन द सेंस कि उसके साथ है सारा बुर्जुआ क्यों है। देन ही गिवन हिज सेकंड थ्योरी, तो सेकंड थ्योरी जो बोली जाती है दैट इज नोन एज द रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी, जो उनकी बुक में आती है 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट। ये दो बुक का आपको नाम याद रखना है। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी जो आती है, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ, जिसमें वो कहते हैं कि इट्स इंस्ट्रूमेंट बेसिकली। ये क्या है कि मतलब जो भी बुर्जुआ चाहेंगे सीधा वो स्टेट करेगी, ये एग्जीक्यूटिव मशीनरी है इसकी बुर्जुआ की। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो कि रेडिकल नोशन है। बट जब लुई द बोनापार्ट का जब देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का राज देखते हैं और कहते हैं कि इनके पास भी आ रखी है, तो ही गिव्स रिलेटिव ऑटोनॉमी कॉन्सेप्शन। और रिलेटिव ऑटोनॉमी में कहते हैं कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बुर्जुआ राज करेंगे, वो कहते हैं रिलेटिव ऑटोनॉमी में कि बुर्जुआ है ना, वो अपने आप को दूर रखते हैं राज से जब तक उनको लगता है कि हमारा काम ऐसे ही निकल रहा है। दे डोंट वांट टू डायरेक्टली, वो ऑपरेशन नहीं बनना चाहते। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मुझे इसका एक एग्जांपल दे सकता है मॉडर्न टाइम्स में ऐसा कुछ हो रहा हो? somebody can give me example of relative autonomy conception, कोई भी? अरे बहुत एग्जांपल आपके पास ऐसे ना। पॉलिटिकल थ्योरी तभी समझ में आती है जब यू लिंक विद द एग्जांपल्स। somebody इंस्ट्रूमेंटल तो चलो मार्क्स बोल गया, इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा रिलेटिव ऑटोनॉमी के बहुत सारे एग्जांपल है कि बुर्जुआ वुड नॉट कम इनटू पिक्चर बट दे वुड ट्राई कि जब तक हमारा काम बनना तब तक पॉलिटिकल क्लास से हम एक रिलेटिव ऑटोनॉमी रखेंगे, मतलब दोनों अलग अलग दिखेंगे बट एक्चुअली है नहीं। अरे वी हैव एग्जांपल ऑफ इंडिया। आई वाज बेसिकली एक्सपेक्टिंग इंडिया, लुक एट द इंडिया। यूएस इज डेफिनेटली, यूएस इज देयर बट इंडिया इज वेरी क्लियरली देयर। हाउ आई टॉक्ड अबाउट yesterday I was talking about the electoral reforms के नाम पे जिस तरीके से चीजें हुई हैं, and the way recently हमारे एक उद्योगपति अडानी जी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए गए हैं, from where that money has gone. So basically, and this is not just about the BJP government and something percentage, it's also true about the previous government. We had seen how the Tatas and Birla has basically flourished. तो आज हम एक क्रोनी कैपिटलिज्म में आ गए हैं कि देयर इज ओनली वन और टू, बट दिस हैज बीन ऑलवेज। बट टाटा एंड बिरला नेवर कम टू बेसिकली बिकम प्रधानमंत्री, बट यू नो एवरीवेयर टाटा, बिरला एंड नाउ अंबानी एंड अडानी। सो दिस इज समथिंग व्हाट रिलेटिव ऑटोनॉमी, जिसकी मार्क्स कुछ बात करके गए थे कि दिखेगा हमको कि वी आर बीइंग रूल्ड बाय मनमोहन सिंह जी, ठीक है, वी आर रूल्ड बाय somebody else, but there is somebody whose interest is basically represented by them, and anything that goes in against the interest of bourgeois, that is basically stopped. ठीक है, look at the demand for universal basic income. यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है? इस पे अरविंद पनगड़िया ने भी बहुत अच्छा एक पेपर लिखा था कि हमारे कुछ
लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए. That would definitely drive the economy, but that was against the capitalist. Second चीज I'll tell you, simple चीज, if you would take loan 10,000 20,000 से ज्यादा तो आपको मिलेगा नहीं, और उसके लिए आपको कितने कागज देने पड़ेंगे? You all know, and how much time it would take. At the same time, people like Malia and the others, so and so, Nirav Modi and what, now केस भी हो सकता है आजकल तो नाम लेने पे. So those people can take so much money. So is it easy without the involvement of politics and the involvement of the government? It is not possible. एक आम आदमी लोन नहीं ले सकता है, वहीं बुर्जुआ लोन ले सकते हैं. ठीक है. So this is basically a collision जिसकी दिखता है ऐसे कि ऑटोनोमस है, but actually है नहीं. This is basically relative autonomy conception of Marx. और इसको आगे ले जाके बहस छेड़ते हैं दो लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है मिलीबेंड एंड पोलंजास, और इनका नाम बहुत जरूरी है. दिस इज बेसिकली अ बिग डिबेट बिटवीन मिलीबेंड एंड पोलंजास. वो वर बेसिकली मार्क्स के ही दो फॉलोवर, बट अलग अलग कंसेप्शन. मिलीबेंड कहते हैं कि मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा वो सही है. ठीक है, कि जो स्टेट है वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ही है. एग्जैक्टली स्टेट वही करती है जो सेम बुर्जुआ कहते हैं, और वो बुर्जुआ का ही इंस्ट्रूमेंट. वेयर इज पोलंजास, निकोस पोलंजास जो एक फ्रेंच थिंकर होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मार्क्स का रिलेटिव ऑटोनॉमी वाला कंसेप्शन ज्यादा सही है. वो कहते हैं कि वो स्ट्रक्चरलिस्ट स्टेट बनाते हैं इसको. बेसिकली रिलेटिव ऑटोनॉमी वाला कंसेप्शन, उसको स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं स्टेट का, कि उसमें क्या होता है ना कि पूरी स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करती है कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो बुर्जुआ ही कर रहे होते हैं. तो ये दो मेन है, आपको बस इतना याद रखना. बाकी व्हेन यू वुड कम टू JNU, देयर वुड बी अ होल session of lectures for 5 or 7 days that is on the state की theory, and if Professor Verma would be teaching, she would teach you very well the debate between Miliband and Polanyi. That is very relevant even today also. We see into a picture. Plus you just need to remember कि Miliband है वो communist manifesto वाला instrumental theory, and this Polanyi भाई this is relative autonomy वाला structuralist theory पे काम करते हैं. इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनका नाम आप याद रख सकते हैं. शायद बुनहाम है जो बात करते हैं मैनेजरियल रिवोल्यूशन की. वो कुछ इस तरीके से बात की कि अगर कुछ मैनेजरियल रिवोल्यूशन का आइडिया किसने दिया था? बुनहाम. वो बेसिकली इसी बात पे बात करते हैं कि जो स्टेट का जो कंसेप्शन मार्क्स ने जिस तरीके से बोला था कि रिलेटिव ऑटोनॉमी वाला, वो ही थोड़ा सा सही है. और मैनेजरियल रिवोल्यूशन की बात करते हैं कि रिवोल्यूशन प्रोलिटेरियत नहीं लाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है वो फंडामेंटली स्टेट की थ्योरी है कि स्टेट को खत्म करना है बाय द रिवोल्यूशन ऑफ प्रोलिटेरियत. बट अनका जो मानना था कि बुनहाम का, वो बोले कि स्टेट जो है वो प्रोलेटेरियत के रिवोल्यूशन से नहीं, आजकल मैनेजरियल रिवोल्यूशन से चेंज हो रही है. तो यानी कि अब बुर्जुआ नहीं है वो कर रहे हैं, आजकल मैनेजर जो होते हैं, मतलब बुर्जुआ और प्रोलेटेरियत के बीच में एक नई क्लास स्टार्ट हो गई है जो मैनेजरियल क्लास है. नाम याद रख लिया, मैनेजरियल रिवोल्यूशन की बात किसने की, कई बार पूछ लिया था, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है. एक कंसेप्शन और याद रखेंगे, वेलफेयर स्टेट का आइडिया, जिसको हम मोस्टली कनेक्ट करते हैं TH ग्रीन का जो पॉजिटिव आइडिया था, पॉजिटिव लिबर्टी का. इफ यू रिमेंबर, TH ग्रीन का क्या आइडिया है लिबर्टी के ऊपर, कोई बताएगा मुझे? Somebody. I hope I'm not fast, but I have to listen. Huh? State interference in providing social benefits to. So what is that called? क्या बोलते हैं इसको हम? पॉजिटिव लिबर्टी, है ना? पॉजिटिव. हाँ. सो पॉजिटिव लिबर्टी कंसेप्शन जो है उसी से आता है वेलफेयर. और वेलफेयर स्टेट का कंसेप्शन ये कहता है कि स्टेट जो है, जैसे लिबरल ने क्या बोला, लोग के अनुसार स्टेट का काम सिर्फ क्या है? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को बचाने का. डोंट इंटरफेयर इन बिटवीन. यही कुछ को करके बेंथम ने बोला कि जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. मील बोला थोड़ा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और माइनॉरिटी की रक्षा करो, बट स्टिल ही वाज ऑन दैट नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी एंड नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ द स्टेट. बट ग्रीन से आइडिया था पॉजिटिव स्टेट का रोल का, और इसको आगे जाके ले जाते हैं कीन्स. वैसे एक लेसेज फेयर कॉन्सेप्ट होता है. लेसेज फेयर का मतलब क्या होता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी, मार्केट के अंदर बताने दो. ये एडम स्मिथ का कंसेप्शन है, ये याद रख लेना. एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन में बोलते हैं कि देयर इज, जब मैं लिबरलिज्म पढ़ाऊंगा तो आई वुड टॉक अबाउट डेफिनेटली अबाउट दिस. बट वो एडम स्मिथ जो है वो कैपिटलिज्म को बेसिकली पिता में है वो उस तरीके से. तो वो कहते हैं कि लेसेज फेयर स्टेट, जो स्टेट को अंडर नहीं आना चाहिए मार्केट के. मार्केट का एक इनविजिबल हैंड होता है, सब कुछ वो कर लेगा, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से कुछ चेंज कर अपने साथ कर लेगा. लेकिन
टीएस ग्रीन से पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट की बात करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्शन हमेशा याद रखिएगा, जैसे अपना वेबर भाई क्या बोला था, वॉयलेंस, ठीक है, और ये ऑस्टिन भाई क्या बोला, ऑब्लिगेशन, and these people, two other people talk about legitimation, this Lasky and Mackay और pluralist theory देते हैं, but ग्रीन देते हैं will, वो कहते हैं will not force is the source of legitimation for the state, और वो कहते हैं कि स्टेट इस चीज से पहचानी जाती है कि वो उसके विल से काम हो रहा है, फोर्स से नहीं। और विल का मतलब क्या कि पॉजिटिवली का, वो पॉजिटिव इंटरफेरेंस करेगी और वो लोगों को ऐसे कोर्स करके नहीं फॉलो करवा रही चीजें, विल से करवा रही। ये कई बार आता है विल नॉट फोर्स, ये आइडिया किसका है, टीएस ग्रीन का है, ठीक है। और फिर इसको आगे कौन लेके जाता है इस कंसेप्शन को, कीन्स का नाम आपने सुना होगा। कीन्स बेसिकली उनकी एक थ्योरी होती है जिसमें जनरल एम्प्लॉयमेंट करके एक बुक है उनकी, इन्फ्लेशन एंड जनरल एम्प्लॉयमेंट कुछ करके उनका एक बुक है, नाम देख लेना एक बार। वो वेलफेयर स्टेट का आइडिया देते हैं कि स्टेट को कुछ कुछ वेलफेयर इंश्योर करना चाहिए लोगों का। ये बेसिकली 1930s का जब ग्रेट डिप्रेशन आता है उसके बाद ये थ्योरी आती है और काफी टाइम तक ही आती है। और इन इंडिया को भी हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं कई बार, कि जो वेलफेयर इंश्योर करे। तो वेलफेयर स्टेट का आइडिया किन किन से करेंगे कि लिबरली एक तरीके से स्टेट को बस एक लिमिटेड ही रोल दिया गया, बट दिया गया है मतलब इंटरफेरेंस का। ये कीन्स ग्रीन इनसे कर लेंगे। एक रोल्स का आइडिया आता है स्टेट के ऊपर, बेसिकली वही उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस से कि जो लिस्ट एडवांटेज है उनका आपको देख रेख करना है स्टेट को, और वो डिफरेंस प्रिंसिपल को और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करना है। और उनके जवाब में कौन देता है, रोल्स के जवाब में सबसे ज्यादा नोजिक भाई साहब लड़ते हैं। तो नोजिक भाई साहब देते हैं लिबर्टेरियन मिनिमल स्टेट। वो लोक जैसा ही कुछ कंसेप्शन देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जिस तरह के लोक ने नाइट वॉचमैन की बात की थी वैसे ये रोल्स कर रहा है मूर्खता। रोल्स ये बोल रहा है कि स्टेट वुड इंश्योर जस्टिस, बट दिस नोजिक सेड कि नहीं 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 नहीं, जस्टिस इंश्योर करेगा मार्केट। अगेन दैट लोकियन कंसेप्शन, वो एडम स्मिथ वाला कंसेप्शन, क्लासिक वाला। बोले कि स्टेट, नैनी स्टेट का आइडिया देता है कि स्टेट का काम है लिमिटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाओ, सिंपल चीज, नो अदर इंटरफेरेंस। तो ये इसमें तीन चार नाम आप याद रख सकते हैं। एक तो बुक का नाम याद रखिएगा, मैं पहले बता चुका हूं, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, 74 में जो लिखी थी हमारे नोजिक भाई साहब ने। इसके अलावा आप ऐसे हैक का नाम, फ्रेडरिक हैक का नाम याद रख लीजिए, जो भी लिबर्टेरियन आइडियाज को वो करते हैं। और एक मिल्टन फ्रेडमैन, उनका मिल्टन फ्रेडमैन भी बेसिकली ये थे। और ये जो कंसेप्शन ऑफ स्टेट जो है लिबर्टेरियन मिनिमल स्टेट, ये प्रैक्टिकली भी आया था। और आज भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो बेसिकली स्टेट का जो रोलिंग बैक और प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, ये सब उसी आइडिया से आ रहा है, ठीक है। नाउ लुक एट द हाउ मेनी इंस्टीट्यूट हैज बीन प्राइवेटाइज्ड इन लास्ट ईयर्स। वी डिड नॉट हैड एनी न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पिछले 5-7 साल में हमारे पास कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अच्छे से बन के आई नहीं है। ऑल आर बेसिकली फंडिंग नहीं है, और एवरीबडी इज रेजिंग अ वॉर अगेंस्ट जेएनयू। बट जेएनयू का नाम बदल दें, वो कर दें, जेएनयू स्टूडेंट सेइंग व्हाट, कि भाई तुम जेएनयू का नाम बदलो, जेएनयू जैसी एक और यूनिवर्सिटी करके उसका कुछ भी नाम रख दो, बट कम से कम खोलो। बट नाउ वी हैड सीन दिस लिबर्टेरियन आइडियाज कमिंग इनटू पिक्चर, जहां पे बात हो रही है प्राइवेटाइजेशन की, जितना प्राइवेटाइज हो जाए। ये आइडिया कहां से आ रहा है, लिबर्टेरियन कंसेप्शन से। और लिबर्टेरियन कंसेप्शन बेसिकली आप नाम याद रखिएगा, मार्गरेट थेचर और रोनाल्ड रीगन। मार्गरेट थेचर प्रधानमंत्री थी, आयरन लेडी ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। बेसिकली वो जो वेलफेयर स्टेट का आइडिया था उससे अलग गई। वो बोली वेलफेयर से बहुत बोझा बढ़ गया हमारा। वो कहती है नाउ रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट बाहर निकलो, अब लोग अपना खुद देखो सब कुछ, एंड प्राइवेटाइज होता है और सब कुछ आता है। यही रोनाल्ड रिगन करते हैं अमेरिका में, और यही आज दुनिया करने के पीछे पड़ी हुई है। एंड दिस इज वेरी डेंजरस फॉर कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज वी हैव somebody can tell our poverty rate or how many people lives in villages? भैया पॉवर्टी इसमें बहुत ज्यादा है, 23 या फिर 25 नहीं। ओके हाँ, और गांव में मतलब कितने लोग रहते हैं? भैया अलग 60%, 70%। और एक बार ये डेटा देख लीजिएगा। और जो प्राइवेट सेक्टर जो वो कहाँ काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर हमेशा काम कहाँ करेगा, प्राइवेट सेक्टर का बेसिक एथिक्स क्या होता है? उसका मतलब भैया जो कंपनीज होती हैं वो सब, हाँ उनका एक, ये मुझे एक वर्ड के लिए सोच रहा हूँ कि आप कितना थिंक करते हैं। मुझे एक वर्ड में बताओ कि व्हाट इज समथिंग दैट ड्राइव प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर कौन सी चीजों में आएगा और कौन सी चीजों में नहीं आएगा? भैया अगर उसकी बात करें तो सिंपल सी बात है,
कि वो प्राइवेट प्रॉफिट के लिए सेक्टर वुड जाएगा। ऑलवेज गो इनटू प्रॉफिट, जहां प्रॉफिट है वहां जाएगा, जहां प्रॉफिट नहीं है वहां नहीं जाएगा। सो इफ यू आर हैविंग बेसिकली, अगर यू हैड basically BSNL has been completely wiped out, and now we have Jio and Airtel something. So basically, could you guess कि one home in जैसलमेर और some border there in desert, एक घर है वहां पे, उसके लिए क्या कोई प्राइवेट टावर लगाएगा? प्राइवेट सेक्टर उस एक घर के लिए? नो नेवर। नो भैया। And this is situation, actually this is the truth. There has been some cases like this where earlier BSNL used to provide services, but now because BSNL has been wiped out completely from the competition and we have monopoly and duopoly in the system because we had doing on that private sector का काम, and उस वजह से क्या होता है, जो कुछ सेक्टर्स है सिर्फ उन्हीं में पूरा फोकस चला जाता है जहां पे पैसा निकलता हो, ठीक है, बट बाकी चीजों में नहीं होगा। जैसे प्राइवेट सेक्टर वुड नॉट खर्चेगा इन प्राइमरी हेल्थ, बिकॉज प्राइमरी हेल्थ में उनका उतना पैसा नहीं बनेगा। दे वुड डू इन बिग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होंगे, फोर्टिस एंड पता नहीं क्या क्या, बट दे वुड नॉट गो इन विलेजेस टू प्रोवाइड दिस प्राइमरी हेल्थ केयर। वहां पे गवर्नमेंट हैज टू कम। नो प्राइवेट स्कूल वुड बी एस्टैब्लिश्ड इन सम फार फ्लंग एरिया वेयर ओनली 50 स्टूडेंट्स आर देयर। नो प्राइवेट स्कूल वुड बी गो देयर, but state's responsibility is there as a welfare. So this is the basic understanding जो हमको समझनी है कि what kind of system we are going to create. Then finally we had two more conception on the state. One is Gandhian. So Gandhi का जो conception था वो राम राज्य का था। He also somewhere he's basically compared with that Marxist conception कि stateless, even Gandhi wanted to एक stateless system, क्योंकि उनके अनुसार state is basically violence की मशीनरी है और हमको एक stateless system क्रिएट करना जिसको उन्होंने राम राज्य नाम दिया। But it is not at all the राम राज्य conception that today Hindutva politics understood. It is not that Ram Rajya. ठीक है, Ram Rajya is not something some king would rule. According to Gandhi, he has basically well conceptualized the system. According to him, the Ram Rajya is where all people are happy and all people are basically governing through that oceanic circle and all thing. And then we have feminist understanding. उस पे कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ लिया था कि एक तो चीज ये कि feminist understanding इस चीज पे है, कोई छोरी ही नहीं है विमेन की, तो इस पे कुछ फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट ने क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। एंड दैट द आइडिया ऑफ पर्सनल इज पॉलिटिकल जो है उस पे वो बात करते हैं कि व्हाई वी नीड अ थ्योरी बिल्ड अप ऑन द फेमिनिस्ट आइडियाज, और उसके उनका मेन आर्गुमेंट यही होता है कि स्टेट इज बेसिकली टोटली मेल सेंट्रिक, पूरा मेल ने ही उसको बना के रखा है, एंड एवरीवेयर देयर इज अ मेल, ठीक है। एंड सम फेमिनिस्ट थिंकर could somebody could recall her name, forgetting her name, she's very famous. She had said this thing, when I look at the state, the only thing I can see is the man. So state appears man to me. I would send the name of that feminist scholar into the group definitely in my note. No, it's not Okeen. It's not Okeen. It's someone else. Okeen has talked about definitely about that thing, but Okeen basically state को वो फैमिली से कनेक्ट करती है कि जिस तरीके से फैमिली में पेट्रियार्क है वैसे ही स्टेट भी पेट्रियार्क की तरह ही है। स्टेट सम पेट्रियार्क इज रनिंग दैट स्टेट। I would recall that name. 8 minutes. Pardon? I would recall the name of Cynthia Lo. नहीं Cynthia in law is international relation. You would if I would recall, I would tell you in the next. But from my side, and that would not be asked from you because feminist theories में नाम नहीं पूछे जाते स्टेट के, बस इतना ही है कि they would ask कि ये conception कौन देगा, तो they would give feminist, तो definitely they would be saying that thing only. उनके लिए स्टेट की कोई well developed theory है ही नहीं। वो कहते हैं, वो उनकी ना theory थोड़ी contradictory, they want state and they don't want state. They want state to interfere, so give the women's property right, women's the suffrage rights and many things, but all at the same time they don't want state because state shows the patriarchy वाला notion and all things. तो ये कई बार डिस्पेरेंस है जिसपे बहुत सारे फेमिनिस्ट ने लिखा भी है, ठीक है। बट फॉर देम तो ये कई बार पूछा था कि सम फेमिनिस्ट आर्ग्यू स्टेट को अबोलिशन, जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट है, एंड लिबरल फेमिनिस्ट की स्टेट का रोल होना चाहिए एक तरीके से, इक्वलिटी राइट सब कुछ वही तो देती है। सो दिस इज कंसेप्शन जो हम शायद फेमिनिज्म में देखेंगे भी। That's all from my side on state पे sovereignty state completed. अगर कोई query है तो ask.
क्वेरी एनी, देखिए सोवरेनिटी और स्टेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट आपको बस नाम और फैक्ट पे जाना है, ठीक है। बाकी ध्यान में रखिए कि कहां से कैसे बिल्डअप। समझ में आ रहा है सब लोगों को, जी भाई या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ आ रहा है? तो कोई क्वेरी क्यों नहीं है भाई? और लोग भी शायद मेरे पास 24 लोग दिखा रहे हैं। भैया भैया समझ में आ रहा है ना, तो क्वेरी कहाँ से रहेगी? अरे क्वेरी तभी होती है जब समझ में आता है, ठीक है। इफ यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन देन देयर इज प्रॉब्लम। हेलो, यू नीड टू हैव, हाँ बोलिए। हाँ सर जी बोलिए। हमेशा मतलब कंफ्यूजन रहता है कि मतलब पॉपुलर सोवेरेनिटी कंसेप्ट किसने दिया, मतलब शुरू में कई कहते क्या हैं लॉक, क्या कई कहते हैं पॉपुलर सोवेरेनिटी इज डेफिनेटली रूसो। पॉपुलर भैया मैं इसे क्लियर करूं? हाँ मैं इसे क्लियर करूं जो सद्दाम पूछ रहा है? कर लो भाई, करो, तुम क्लियर कर दो। भैया सिंपल, इसमें देखो सद्दाम, सिंपल सी बात है ना कि जो सबसे पहले जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो लॉक ने दिया था, ठीक है। लेकिन लॉक ने बाद में ये कहा कि पॉपुलेशन के बाद जो कम्युनिटी है वो क्या होगा कि उससे फिर वो जो अपनी राइट्स हो गए वो अपनी सारी पावर क्या करेगी, अपनी 3 नेचुरल राइट को छोड़ के सारी पावर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को देगी ताकि वो लॉ बनाए। लेकिन जो रूसो होते हैं तो ये एक तरीके से क्या होता है कि लॉक का जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो डेलीगेट हो जाता है उन रिप्रेजेंटेटिव के अंदर जो है कानून बनाएंगे या फिर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन जो रूसो हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कहने का मतलब क्या है, जो सॉवरेनिटी होगी वो पॉपुलेशन में ही रिलाई करेगी, वो डेलीगेट होकर रिप्रेजेंटेटिव में नहीं जाएगी, वो सिर्फ पॉपुलेशन में ही रहेगी। तो इसीलिए जो है ना पॉपुलर सॉवरेनिटी का अगर सिर्फ क्वेश्चन आए तो रूसो, ज्यादातर रूसो ही दिया रहता है, हर जगह ऑप्शन रूसो ही रहता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट किसने दिया था तो फर्स्ट में जो है फिर जो है लॉक को मारना पड़ता है। डोंट गो इनटू दैट थिंग्स, आयुष ने अच्छा समझाया, बट आई वुड सजेस्ट बस सिंपल याद रखिए, एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी कॉन्सेप्ट होप्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सोवेरेनिटी एंड लिमिटेड सोवेरेनिटी लॉक, and popular sovereignty Rousseau. That's all. Locke does not talk about popular sovereignty. He takes key. So as I said, sovereignty comes into the people and then get represented through the legislature. And he makes legislature most powerful. So इसलिए हमेशा बस इतना ही याद रखिए. That question sometimes asks कि Locke's जो स्टेट और कॉमनवेल्थ है is basically लेवियाथन का जो हेड चॉप कर दो. ये क्वेश्चन क्यों पूछा था? इसीलिए पूछा जाता है कि लॉक इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम होप्स फॉर सम थिंकर्स। उनके अनुसार क्या है कि जो लोग होप्स जो है उन्होंने बस चेहरा दे दिया कि एक सोवरेन बना दिया, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी दे दिया, लोग ने वही सोवरेनिटी बिना चेहरों में रिप्रेजेंटेशन में दे दी है। बट अकॉर्डिंग टू रूसो सोवरेनिटी इज ऑलवेज विद द पीपल, सोवरेनिटी कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो सिंपल आप ना रट्टिए, याद करिए, ये सिंपल कंसेप्शन है, इसको ज्यादा कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है। एब्सोल्यूट सोवरेनिटी होप्स, कॉन्स्टिट्यूशनल और लिमिटेड सोवरेनिटी लॉक, एंड पॉपुलर पीपल की बात जहां आएगी वहां रूसो आएगा। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन ऑल थिंग्स। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर। हेलो, एक्सप्लेन बाय आयुष आल्सो। हाँ बोलिए सृष्टि। हाँ भैया हमें उसमें कंफ्यूजन होता है लिबर्टेरियनिज्म में और लिबर्टी में, मतलब लिबरलिज्म में जो लिबरल थिंकर होते हैं और एक लिबर्टेरियन थिंकर होते हैं, उसमें कंफ्यूजन चलो होती मैं है। बेसिकली आई वांटेड टू डिस्कस दिस इन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा था, बट अभी मैं थोड़ा सिंपल बता देता हूँ आपको। लिबरल थिंकर्स वो हैं जो बेसिकली, लिबर्टेरियन क्या है, वो क्लासिक लिबरलिज्म को है ना, देखो लिबरलिज्म इज बेसिकली, सृष्टि यू कैन म्यूट योरसेल्फ वंस सो आई कैन डिस्कस इट्स वेल। आपको थोड़ा सा आवाज है। हाँ, तो बेसिकली लिबरलिज्म जो है वो जो लोग जो बेसिकली बेसिक टेनेंट्स देते हैं और लोग के बाद से जो बेंथम और मील तक जो आता है उसको हम क्लासिकल बेसिकली लिबरलिज्म कहते हैं। क्लासिक लिबरलिज्म डज नॉट टॉक अबाउट मोर अबाउट पॉजिटिव लिबर्टी और पॉजिटिव राइट्स। ठीक है, लेकिन आफ्टर मील वी हैड दिस कंसेप्शन ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। और मॉडर्न लिबरलिज्म में क्या होता है, पॉजिटिव राइट्स पे बहुत बात होती है, पॉजिटिव लिबर्टी पे बहुत बात होती है। ये मॉडर्न लिबरलिज्म है। एंड उसमें फिर क्या होता है, वेलफेयर स्टेट की बात होती है। तो पहले क्लासिक लिबरलिज्म जहां पे नेगेटिव राइट्स की बात होती है मील तक, और फिर ग्रीन एंड ऑल से
मॉडर्न लिबरलिज्म, जहां पे पॉजिटिव राइट्स की बात होती है, पॉजिटिव लिबर्टी की बात होती है, और उसके बाद दोबारा से एक रिवर्सल आता है जिसमें दोबारा हम लोकियन जो क्लासिकल मॉडल है उसकी तरफ जाते हैं, जिसको हम लिबर्टेरियन बोलते हैं। उसमें अगेन वही बात होती है जो लोक ने की थी लगभग, ठीक है। तो लिबर्टेरियन का मतलब है कि लिबर्टी, क्लासिक लिबरल क्या बात करते थे, लिबर्टी को सुप्रीम वर्च्यू मानते थे, लिबर्टी टू क्रिएट योर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लिबर्टी मैन थी, लोग के लिए भी लिबर्टी मैन थी। बट तुम देखोगे कि टीएच ग्रीन और इनसे क्या था, सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑल थिंग्स टेक्स मैन, और वो क्या करते हैं, इक्वलिटी और लिबर्टी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। रोल्स क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन द लिबर्टी एंड इक्वलिटी। किन्स क्या कर रहे हैं, लिबर्टी और इक्वलिटी में तरीका वेलफेयर स्टेट के थ्रू बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्लासिकल्स के लिए इक्वलिटी इज नॉट द पॉइंट, दे वांट लिबर्टी। मॉडर्न टाइम में ये मॉडर्न लिबरलिज्म के बाद में जो लिबर्टेरियन आते हैं वो भी यही कहते हैं कि इक्वलिटी पे ज्यादा फोकस मत करो, अगेन लिबर्टी पे जाओ, इसीलिए उनको लिबर्टेरियन कहते हैं। और इसमें हमारे पास मेनली 3 थिंकर आते हैं, ये 3 नाम आप याद रख लो, नोजिक, हायेक और फ्रीडमैन। ये वही लोक वाली बात कर रहे हैं कि वी डू नॉट वांट स्टेट टू इंटरफेयर, नैनी स्टेट, नाइट वॉचमैन, ऑल थिंग्स की वो बात करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा। हाँ, क्लियर है अब, थैंक यू। और क्वेरी या फिर हम अब सिटीजनशिप पे चलते हैं हम ना, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, बट जहां भी आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन बेसिकली मेरे को रोक। सिटीजनशिप 5 मिनट का काम है, ज्यादा कुछ खास आपको करना नहीं है। एक सिटीजनशिप का जो सिटीजनशिप होती क्या बेसिकली, जैसे थोड़ी देर पहले हम स्टेट पढ़े तो स्टेट में एक मेन आर्गुमेंट है पॉपुलेशन, बट पॉपुलेशन को किस तरीके से आप देखते हैं वो एक थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समझनी पड़ेगी। पॉपुलेशन को एक जमाने में हम सब्जेक्ट के रूप में देखते थे, जब राजा होते थे तो क्या होती थी, राजा की प्रजा। बट आज हम क्या प्रजा हैं, आर वी द प्रजा ऑफ प्रेजेंट रिजिम? नो सर, नहीं, हम प्रजा नहीं है, हम सिटीजन है। तो सिटीजन और प्रजा में डिफरेंस क्या है? सिटीजन और प्रजा में वही डिफरेंस है जो स्टेट बनाते वक्त मैंने आपको बता दिया है। प्रजा के पास अधिकार नहीं होते, प्रजा से पूछना नहीं पड़ता है राजा को कि मैं राज करूं कि नहीं करूं। सिटीजन के पास अधिकार होते हैं, सिटीजन के पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी देने का अधिकार होता है कि कोई स्टेट रूल करेगी कि नहीं करेगी, वो कौन बताती है, जनता। तो सिटीजन वहां पे फिट बैठते हैं, ठीक है। सो सिटीजनशिप का जो बेसिक आइडिया है वो ग्रीक टाइम पे हम देखें तो वहां पे सिटीजनशिप का कनेक्शन लिया जाता था पार्टिसिपेशन से, कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर आप कर रहे हैं तो यू आर अ सिटीजन। सो वहां पे सिटीजन एक अपने आप में बहुत बड़ी पदवी होती थी, क्योंकि इफ यू वुड गो इनटू एरिस्टोटल यू वुड फाइंड आउट कि एरिस्टोटल डज नॉट गिव सिटीजनशिप राइट टू वीमेन, चिल्ड्रन, बूढ़े लोग, स्लेव्स एंड फॉरेनर्स और मेटिक्स और व्हाट। आई थिंक यू मस्ट हैव डन दैट इन एरिस्टोटल। सो वो उनको सिटीजनशिप राइट नहीं देते। तो उस टाइम पे वो सिटीजन, आज हम जो बोलते हैं कि सिटीजन रहना कितना आसान काम है, आज हमारे लिए सिटीजनशिप बहुत इजी वैल्यू है। बट ये सिटीजनशिप का आज का जो कंसेप्शन है, इसको लाने के लिए लोगों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। और ये आपको कब समझ में आएगा, लुक एट द पीपल हु आर बेसिकली बिहाइंड द बार फॉर नो रीजन under UAP or all, or look at the situation when there was basically emergency. So there was a documentary screening in JNU today in the evening and I was there. So basically Uma Chakrabarti, if you know, she is a historian and she a feminist critic. She had made this beautiful movie called Le Lo Bayan Hamare. So this is basically on that 67 to 77 का टाइम के ऊपर है। तो यू वुड सी दिस थिंग्स इन जेएनयू में बहुत सारी चीजें होती है, स्क्रीनिंग एंड ऑल थिंग्स। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया कि किस तरीके से सिटीजनशिप आज हमारे लिए आसान है। बट द मोमेंट वो लोग जब जाते हैं जेलों में भर दिए जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू टुडेज फॉर द यूएपी एंड ऑल थिंग्स, जहाँ पे लोगों को भेजा जाता है, तब आपको एक्चुअल वैल्यू समझ में आती है सिटीजनशिप की। तो ये जो आइडिया ग्रीक और रोमन्स के लिए सिटीजनशिप का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंस वाला था। तो लेकिन मॉडर्न टाइम्स में सिटीजनशिप कैसे आती, मिडिवल टाइम में जो किंग हुआ करते थे और द ऑल थिंग्स, तो सिटीजनशिप की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो गई थी, देयर वाज नो राइट सच एंड ऑल थिंग्स। सो मॉडर्न टाइम्स में सिटीजनशिप जो है वो एक प्राइम मतलब वैल्यू बन जाती है किसी भी मॉडर्न स्टेट की। इसमें आपको टीएच मार्शल का नाम याद रखना है। टीएच मार्शल बेसिकली जो सिटीजनशिप है उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं,
basically T.S. Marshall की बुक है Citizenship and Social Classes करके, you need to remember name of that book also, and he talks about full and equal membership in a political community is known as the citizenship. Full and equal membership of a political community. तो इसी को में सब कुछ समझ में आ जाएगा. Full and equal यानी it's full, it's not like कि मुझे अधूरी दे दो किसी दूसरे को फुल दे दो, ठीक है, इतना दूंगा तुमको अधिकार, इतना नहीं दूंगा. And equal, if I am citizen and you are citizen, चाहे मैं किसी घर में जन्मा हो, तुम शहर में जन्मे हो, किसी बड़े घर में हो, we are all equal citizen. State cannot say कि now तुम तो गांव से आए हो, ये शहर से आया, we would give this right. ये दिल्ली से हमारे पास रहता है, इसको हम ज्यादा राइट देंगे. This cannot be said. तो जैसे equal. And third is political community. It's not कि कोई मैंने मतलब अगर अपने घर के कोई मेंबर तो मैं कहूंगा ये मेरे घर का सिटीजन है, नहीं, वो डेफिनेशन नहीं. ठीक है, अगर आपके सोसाइटी में कोई मेंबर यू से नहीं दिस इज अ सिटीजन ऑफ सोसाइटी, इट्स इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी. एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी मॉडर्न सेंस में व्हाट इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी? स्टेट. ठीक है, सो बेसिकली यहां से सिटीजनशिप का एक आइडिया आता है. बुक का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस करके. दिस इज द बुक बाय द T.S. मार्शल एंड उनका ये आइडिया है. बट सिटीजनशिप का आइडिया भी बहुत डिफरेंट एक्टिव पैसिव होता है. ठीक है, कि सिटीजनशिप इज नॉट मेयरली समथिंग कॉल्ड कि भाई तुम मतलब सिटीजन बन गए, तुमको अधिकार दे दियो, बस इतना तुम करो और ड्यूटी फॉलो करते रहो. सिटीजनशिप का एक एक्टिव नोशन भी है. एक्टिव नोशन क्या है कि यू नीड टू पार्टिसिपेट इन द थिंग्स, एंड इफ स्टेट इज डूइंग समथिंग रॉन्ग यू नीड टू स्पीक, because these states belong to you, not the some person sitting on the post of prime minister or somebody sitting on the post of some ministers. State is yours, you are the citizen, so you need to act. If something wrong is going on, you need to go and need to protest. That's why people are basically going to Jantar Mantar. There is only 3 girls basically जिनकी dignity को infringement हुआ, but look at the how people from villages are going there. Because they had this notion of active citizenship into them. They had this understanding कि citizens is not just merely sitting into the house and basically just voting and just enjoying the rights you have. If something wrong is happening, that's the conception of active citizenship. You need to remember what is the difference between active and passive citizenship. There is some conception जो कई बार पूछ लेते हैं, जैसे just sanguis and just soli का conception आता है, कुछ naturalization का conception आता है. तो just sanguis का मतलब होता है this is citizenship by birth. ठीक है, सो इन सिटीजनशिप बाय बर्थ का मतलब ये हुआ कि आप जब वहां पे मतलब आपके कोई दादाजी पिताजी अगर वहां पैदा हुए हैं तो वो कंट्री आपको सिटीजनशिप देगी. सो बेटा सिटीजनशिप कौन देगा? स्टेट ही डिसाइड करती है आज भी. ठीक है, तो इस जस्ट संगुइस का नाम आप रख लीजिएगा. जस्ट संगुइनीस जो है ये शायद फ्रेंच वर्ड है. हाँ, सो इसको थोड़ा सा आप ये नाम कई बार कंफ्यूज करने बोलते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट संगुइनीस? तो सिटीजनशिप बाय बर्थ और सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन और कुछ वैसा ऑप्शन देते हैं. इट्स बाय बर्थ ऑफ वुड, आपके पिताजी का दादाजी का नोल. दूसरा था जस्ट सोली, नेम सजेस्ट, अगर आप किसी देश की जमीन में पैदा हुए तो देयर आर कंट्री लाइक इंडिया वी हैव दिस कंसेप्शन ऑफ जस्ट संगुइनिस आल्सो, कि आपके बाप दादा अगर यहाँ हैं तो आप उनके पैदा हो रहे हैं तो यू वुड बी आल्सो, भले ही आप कहीं भी पैदा हो. उस सेंस में अगर आपके पिताजी के पास यहाँ की सिटीजनशिप है एंड यू आर बोर्न, तो आपके पिताजी और मम्मी मान लीजिए कहीं घूमने गए थे एंड यू आर बोर्न देयर, सो इट डजंट मीन कि इंडिया वुड नॉट से कि नहीं तुम तो वहां पैदा हुए वहां के सिटीजन हो गए, हम नहीं करेंगे. अगर योर फादर एंड मदर बिलोंग्स टू दिस कंट्री टोटली तो यू कैन बी आल्सो देयर. बट देयर आर फ्यू कंट्रीज हु गिव्स ऑन द बर्थ कंसेप्शन. जैसे ब्रिटेन इज समथिंग, वहां पे अगर बच्चा पैदा हो गया तो ही वुड बी सिटीजन ऑफ देयर, ही और सी. सो दिस इज कंसेप्शन ऑफ जस्ट सोली. भले ही आपकी मम्मी पापा इंडिया के हो, आप पैदा वहां हो गए तो बस ठीक है भाई, तुम पैदा यहाँ हुए तो तुम जस्ट सोली, तो यार सिटीजन. तो ये कॉन्सेप्शन याद रखना. सिटीजनशिप बाय बर्थ का मतलब ये है कि योर फादर मदर एंड समबडी इज देयर फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ कंट्री. एंड जस्ट सोली का मतलब यू आर बोर्न समवेयर. इट इज नथिंग टू टेक योर मदर एंड फादर. अगर तुम पैदा वहां हुए हो तो यू वुड बी देयर बेसिकली देयर सिटीजन. एंड देयर इज कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप बाय मैरिज, कि आपने अगर मैरी किया तो few countries give that. Naturalization मतलब India also talks about the naturalization. There are some year का conception, you can go through that, but I don't think कि वो कोई ज्यादा important आपसे पूछेंगे. But हाँ, naturalization का इंडिया में भी होता है. आप इतने साल 11 साल रह लिए 12 साल रह लिए, उस हिसाब से you would get Indian citizenship. ठीक है, बाकी कुछ सिटीजनशिप की छोरी जो है उसमें आप याद रख लीजिएगा. सिटीजनशिप का पहला जो आइडिया आता है वो 1789 का डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन, जो फ्रेंच डिक्लेरेशन होता है वहां से आता है. ठीक है, इवन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट ऑल
मतलब आर बोर्न इक्वल, तो वो सिटीजनशिप का आइडिया वहां से भी आ जाता है कि अमेरिकन डिक्लेरेशन में भी ये बात होती है कि वी आर ऑल इक्वल एंड बेसिक ह्यूमंस का बेसिक ह्यूमन के रूप में हम पैदा हुए हैं। लिबरल थ्योरी में कुछ बेसिक जो राइट्स की बात होती है, एक तो हमेशा राइट सेंट्रिक रहेगा लिबरल थ्योरी, जो हम पहले बात कर चुके हैं, और इंडिविजुअलिज्म, यानी दे डू नॉट टॉक अबाउट सोशल सिटीजनशिप राइट्स बट इंडिविजुअल के हिसाब से। इसलिए तुम देखोगे लिबरल कंट्रीज में बहुत जगह ये जस्ट सोली वाला कंसेप्शन है, इफ यू आर बोर्न देयर बिकॉज़ यू आर एन इंडिविजुअल एंटिटी, समझ आता है। तो अगर तुम बोर्न वहां हो तो यू वुड बी गिवन द सिटीजनशिप का राइट, ठीक है। एंड तो मार्शल जो है वो बेसिकली सिटीजनशिप को 3 हिस्सों में बांटते हैं, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। मार्शल जो मैं बात कर रही थी, मार्शल उनकी किताब है जो 1950 में लिखी गई थी, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस। वो कहते हैं कि एक सिविल सिटीजनशिप है, पॉलिटिकल है, एक सोशल है। वो सोशल को सबसे ऊपर रखते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्शल जो है सिटीजनशिप में पहला कंसेप्शन सोशल का, कि अगर सोशल इक्वलिटी बेसिक है सिटीजनशिप के लिए, तो स्टेट शुड इंश्योर दैट कंसेप्शन। यू डोंट गो इनटू डीप दैट, बस याद रखिए कि मार्शल ने सिटीजनशिप का कुछ कंसेप्शन दिया है, सोशल क्लासेस पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, सोशल इक्वलिटी पे बात करते हैं। मार्शल डज नॉट से कि सब सिटीजन को इक्वल कर दो, इकोनॉमिक इक्वलिटी ला दो। ये मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है। मार्क्सिस्ट की थ्योरी सिटीजनशिप की ये कहती है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज बेसिकली इक्वल, इक्वलिटी के कंसेप्शन में है वो। तो वो बेसिकली वो कहते हैं कोई ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। किसी का ऐसा नहीं कोई इकोनॉमिक एफ्लुएंट है तो वो ज्यादा सिटीजन और थिंग, बट इवन लिबरल में भी वो चीज है, लेकिन लिबरल में इनइक्वालिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं सिटीजनशिप के अंदर में, बट मार्क्सिस्ट डज नॉट टॉक अबाउट दैट। देयर आल्सो द रिपब्लिकन थ्योरी, जिसको पेटिट मैं पहले भी नाम लिया हूं, दे टॉक अबाउट नॉन डोमिनेशन, लिबर्टी एज अ नॉन डोमिनेशन। तो उनका कंसेप्शन यही है, इसमें रूसो भी आते हैं और हाना अरेंट भी आती है, नाम याद रखिएगा। उनके अनुसार सिटीजनशिप तभी है जब आप पॉलिटिकल लाइफ में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। जब आप बेसिकली पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में कोई पॉलिटिकल डिस्कशन में जब आप हिस्सा लेते हैं, रूसो भी वही बात करते हैं। और हाना अरेंट आल्सो टॉक अबाउट, हाना अरेंट तो पावर को भी वैसे समझाते हैं कि पावर इज कंसर्टिंग एक्ट इन कंसर्ट, मतलब पावर तभी है जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर आप पावर करते हो। पावर कैन नॉट बी इंडिविजुअल पर्सन का थ्रेट। ये क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर पूछा भी गया था कि व्हाट डिफाइन पावर एज एक्टिंग इन कंसर्ट, ये हाना अरेंट है। तो हाना अरेंट के अनुसार सिटीजनशिप का आइडिया भी तभी है जब एक साथ मिलकर आप एक्ट करते हैं, ठीक है। सी इज बेसिकली रिपब्लिकन। वैसे ही लिबर्टेरियन आइडिया मैंने बोला, वो हयाक, नोजिक, उनके लिए सिटीजनशिप इंडिविजुअल, ठीक है, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट, ठीक है। वो थैचर और रीगन का हम काम कर ही ले चुके। वैसे ही प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप आती है जो डेविड हेल्ड देते हैं, बेसिकली डेविड हेल्ड से आती है कि यू कैन नॉट डिवाइड सिटीजनशिप इन सम स्टेट का सिटीजनशिप ओनली। वो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की बात भी करते हैं हेल्ड, तो वो कहते हैं कि सिटीजनशिप प्लूरल होती है, ठीक है। तुम यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से होते तो वो भी एक सिटीजनशिप का आइडिया अकॉर्डिंग टू हेल्ड। स्टेट के हो, जैसे फॉर एग्जांपल people in ASEAN, so they are also citizenship of the particular country and the ASEAN member. Similarly people in EU, तो EU में कोई जैसे जर्मनी का नागरिक भी और EU का नागरिक भी है, तो देयर इज दिस ओवरलैपिंग थिंग एंड देयर इज प्लूरलिस्ट कंसेप्शन की डिफरेंट आपके होते हैं। वैसे ही हेल्ड का एक कंसेप्शन और आता है दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। वो कहता है वी आर ऑल कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन, कोई ऐसा नहीं एक कंट्री सिटीजन, हम सब ग्लोबल सिटीजनशिप का जो आइडिया कॉस्मोपॉलिटन, डिफरेंट बाउंड्री। वो हाना अरेंट भी कहती है कि बेसिकली वर्ल्ड के लिए जब हम जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो यू कैन नॉट टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज इंडिया का सिटीजनशिप और कहीं और का, तो हेल्ड कहते हैं वो तो तुमको कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। एक कम्युनिटेरियन आर्गुमेंट आता है सिटीजनशिप का, जो चार्ल्स टेलर वगैरह और विल किमलिका जैसे लोग देते हैं। विल किमलिका हालांकि कम्युनिटेरियन और मल्टीकल्चरल को मिला के मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो ये नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप की बात कौन करता है, तो ये याद रखिएगा विल किमलिका करते हैं। उनकी बेसिकली एक बुक आती है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। ये अराउंड 1995 में बुक आती है और ये बुक विल किमलिका लिखते हैं, जिसमें वो मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, वो कहते हैं कि कुछ माइनॉरिटी उनको आपको अलग से राइट देने पड़ते हैं, तो ही टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल थिंग्स, तो उनको कुछ अलग राइट देने पड़ेंगे, इसलिए वो मल्टीकल्चरल, उनको अलग सिटीजनशिप की बात करते हैं, मतलब विद इन द स्टेट उनको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए। ऐसे ही आयरिस मेरियन यंग का कई बार पूछा जाता है, वो डिफरेंशिएटेड, वो भी मल्टीकल्चरल लाइन पे बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। वो इनफैक्ट विमेन के लिए भी डिफरेंशिएटेड बात करती है कि विमेन को भी कुछ ज्यादा हक, ज्यादा बाकी लोगों से सिटीजनशिप के ज्यादा हक देने पड़ेंगे, ठीक है। और एक बुक है कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप करके, वो एंड्रू लिंकलेटर की कई बार पूछ लिया था। जैसे हेल्ड बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप की, हाना अरेंट दोनों रिपब्लिकन की बात करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन की बात करते हैं, क्योंकि उनके लिए कंसल्ट में करना ही वो है। और
वैसे ही एंड्रू लिंकलेटर भी करते हैं। और एक फाइनल आप चीज जो याद रखेंगे वो है दिस इज कॉल्ड ग्लोबल, जो बेसिकली विलेज की जो बात होती है, ग्लोबल विलेज और ग्लोबल सिटीजन। ग्लोबल विलेज जो है ये मैकलुहान का आइडिया है, कई बार पूछ दिया जाता है, हु हैड गिवन द कंसेप्शन ऑफ ग्लोबल विलेज। सो ये नाम याद रखिएगा, मैकलुहान। दैट्स ऑल फ्रॉम सिटीजनशिप। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया क्योंकि सिटीजनशिप पे सारे फैक्ट मैं भेज दूंगा, मेरे लिखे हुए कुछ हैं। आपको बस लिबरल थ्योरी याद रखनी है, डी.एच. मार्शल का नाम याद रखना है, वो सोशल क्लास नाम से जो बुक लिखते हैं, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ रिपब्लिकन्स, पेटिट, even Machiavelli talk about Republican citizenship, then Rousseau definitely for sure, and Hannah Arendt, then Held का नाम याद रखिएगा, आयरिस मेरियन का, विल्केम का मत भूल जाइएगा, मल्टीकल्चरल बहुत बार पूछा जाता है, आयरिस मेरियन भी याद रखेंगे, एंड्रू लिंकलेटर भी कई बार कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप नाम से पूछ लिया जाता है, और थॉमस मैकलुहान जो ग्लोबल विलेज का आइडिया दिए थे। दैट्स ऑल ऑन सिटीजनशिप, दैट्स इट। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी? सर वो डेविड हेल्ड के जो आपने बताया अभी, डेविड हेल्ड कॉस्मोपॉलिटन आइडिया देते हैं। एक तो उनके मेहनत चीज रहता है कॉस्मोपॉलिटन प्लूरल में वो बात करते हैं कि यू आर नॉट मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल कम्युनिटी, यू आर डिफरेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी। जैसे वो एग्जांपल देते हैं ईयू, तो तुम ईयू के भी मेंबर हो, जर्मनी के भी मेंबर हो, ठीक है। इंडियन, आप इंडिया में बोल देते हो, यू आर राजस्थानी, लाइक मैं एम फ्रॉम राजस्थान, सो आई एम राजस्थानी, आई एम इंडियन, तो इंडियन गवर्नमेंट does not recognize me as a राजस्थानी। बट यूएस में ऐसा होता है कि आप स्टेट के भी सिटीजन होते हो, कंट्री के सिटीजन होते हो, तो वो यही कहते हैं कि हेल्थ के अनुसार प्लूरल सिटीजनशिप होती है, आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के वो सिटीजन है। और फिर वो कॉस्मोपॉलिटन भी बात करते हैं कि प्लूरल भी हो और फिर ग्लोबल सिटीजनशिप भी हो, तो ठीक है। तो डोंट कन्फाइन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिटीजनशिप टू वन स्टेट। दिस इज व्हाट हेल्थ का बेसिक आर्गुमेंट, जो आज के टाइम में बहुत जरूरी भी है यार। क्लाइमेट चेंज की बात तुम कैसे समझोगे अकेला? अब सूडान में क्या हो रहा है, व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज वी आर नो मोर जस्ट सिटिंग इन ऑन फेंसेस एंड ऑल थिंग्स, यू कैन नॉट डू दैट थिंग टोटली। आपको यूक्रेन में क्या हो रहा है, यू हैव टू बेसिकली, क्योंकि यू आर अ ग्लोबल सिटीजन, एवरीथिंग इज लिंक्ड। आज ही अगर कुछ क्राइसिस अरब में आएगा, अचानक से तुम्हारा पूरा प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एवरीथिंग, तो यू नीड टू कीप वॉच ऑन देयर ना, तो यू आर ग्लोबल सिटीजन। दिस इज व्हाट हेल्थ सेज। एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चन? थैंक यू भैया, जो ग्लोबल विलेज का सिटीजनशिप का मॉडल आपने बताया थ्योरी, वो किससे रिलेटेड है? मैकलुहान जो है वो ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। ग्लोबल विलेज ग्लोबलाइजेशन की कंसेप्शन में कि वी हैड बिकम अ ग्लोबल विलेज, ठीक है। नाउ वी आर इंटरकनेक्टेड, तो देयर इज नो बाउंड्रीज जो सिटीजनशिप के कंसेप्शन में आती हैं, जो नेशन और स्टेट के कंसेप्शन में आती हैं। तो ये मैकलुहान का कंसेप्ट कई बार पूछ जाता है, सिटीजनशिप ग्लोबल विलेज का कंसेप्शन किसने दिया? मैकलुहान ने। तो भैया वो ग्लोबलाइजेशन वाला, वो जो आप यूनिवर्सल पर्सन जिसमें आता है, वही क्या है? What universal person? Globalization you can talk about. Basically, global village नाम suggests ना, we had become a global village. Now we had become interconnected. Our culture, our everything has been interconnected. Citizenship का एक मेन आर्गुमेंट ये भी तो ना कि इंडिया सिटीजन कैसे पहचानते हो कि कुछ कल्चरल एलिमेंट कुछ तो सिमिलर होगा, कुछ हिस्टोरिकल एलिमेंट से सिमिलर होगा। तो वो कहते हैं कि ये चीजें नहीं रही, अब ग्लोबल विलेज बन गए हम। अब Google had connected everyone. Now we define each one by the Facebook friendship. So we had become global, interconnected. So वही है, precisely what you are saying. That's the thing. वही है। Anything else? कुछ भी पूछना चाहते हैं? Or should we go into the next? ये रिपब्लिकन थ्योरी एक बार बता दीजिएगा। रिपब्लिकन तो एक मैं लगातार शुरू से बताता आ रहा हूँ। रिपब्लिकन का मतलब वो लोग जो ये बात करते हैं कि डायरेक्ट लोगों को डायरेक्टली आना चाहिए डिस्कशन में, ठीक है। तो रूसो क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो रिपब्लिकन है। हाना अरेंट भी यही कहती है कि पावर का कंसेप्शन, सिटीजन का कंसेप्शन तभी आता है जब लोग एक साथ कंसर्ट में साथ आके करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं घर में बैठ के सिटीजनशिप एंजॉय कर सकता हूं। अकॉर्डिंग टू हन्ना अरेंट, रूसो, उनके अनुसार डिबेट डिस्कशन करिए, वही सिटीजनशिप का असली मकसद है। सिटीजनशिप तभी है जब आप खुद की चीजों के लिए बाहर निकल के आते हैं, जंतर मंतर पे बैठते हैं, सिर्फ टीवी पे बैठ के गाली नहीं देते कि टीवी पे जो चल रहा है, अरे देश में क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। व्हेन यू कम एंड क्वेश्चन द अथॉरिटी इफ इट इज लेजिटिमेट, दैट्स व्हाट रिपब्लिकन सेज। रिपब्लिकन आर्गुमेंट पेटिट देता है, पेटिट बहुत फेमस नाम है, याद रखिएगा। पेटिट सेज कि डोमिनेशन से जो हमको आजादी चाहिए तो वो तभी आएगी जब हम रिपब्लिकन हो जाएंगे, यानी ईच पर्सन अंडरस्टैंड देयर पॉलिटिकल राइट एंड दे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग इट।
इन कंसर्ट। जैसे पुराने वक्त में गांव में चौक हुआ करते थे, बैठ के लोग बातें किया करते थे, वो एक तरीके से रिपब्लिकन आइडिया था जो अब खत्म हो गया है। नोबडी, इवन वी डोंट नो आवर नेबर्स, वी डोंट टॉक टू देम, पर्टिकुलरली व्हेन यू बिकम सम, जब आप दिल्ली में रहने लगते हो तो फिर घर जाते हो तो यू डोंट टॉक टू योर नेबर्स, यू डोंट टॉक टू योर ओल्ड फ्रेंड्स, बिकॉज नाउ यू हैड बिकम इंटेलेक्चुअल, यू हैड बिकम सो स्टडीड, वेल स्टडीड एंड ऑल थिंग्स। सो दिस इज व्हाट रिपब्लिकन सेज कि नहीं, ये गलत चीज है। रिपब्लिकन का मेन आर्गुमेंट है जो रूसो से समझ में आता है। मैकियावेली Hannah Arendt, Rousseau, Machiavelli and Petit. These are the four people. Please remember their name. They are Republican. अरे मैकियावेली भी तो यही कह रहा है, रिपब्लिक बनाना है, लोगों में सेंस जगाना है कि तुम इटली के हो, ठीक है। प्रिंस को क्या करना है, लोगों में सेंस कि यू आर इटालियन, फाइट फॉर योर कंट्री। वो कैसे आएगा जब लोग साथ आएंगे। रिपब्लिकन कंसेप्शन वही है, लोगों को साथ रहना, मतलब अकेले अकेले नहीं, इंडिविजुअलिज्म नहीं, ठीक है। ये बेसिकली रिपब्लिकन का आइडिया है। समझ में आया थोड़ा? केशव आया समझ में? हाँ, नाम है तो बोलो यार। जी हाँ, यहाँ थोड़ा वो नेटवर्क इशू है। ठीक है, ओके। सो नाउ शुड वी गो टू फेमिनिज्म और इज इनफ? आई थिंक फिर हम ना आइडियोलॉजी एक साथ ही कर लेते हैं। फेमिनिज्म 2-3 आइडियोलॉजी एक साथ एक क्लास में कर लेंगे हम, क्योंकि अभी आप IR भी पढ़े हो इतना, और पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगा, बट आई थिंक तो स्टूडेंट इतना नहीं है, 25-26 दिखा रहा है मेरे पास। तो भैया एक और बच जाता है, ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट बच जाता है। ह्यूमन राइट आई टॉट यस्टरडे ओनली व्हेन आई टॉकिंग राइट्स, मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया था। कोई क्वेश्चन है तो ह्यूमन राइट्स पे मैंने नहीं पढ़ाया और वो आया हो? Had you gone through the questions on human rights? मैंने जब कल राइट्स पढ़ा था, I told कि मैं ह्यूमन राइट्स भी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, कैरल रशेक एंड ऑल थिंग्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हाँ भैया, याद आ गया। एक दिन में भूल गए आप लोग ऐसे तो आज फिर तो कल आप बोलोगे सोवरेनिटी नहीं पढ़ाया। भैया मैंने स्टेट में सोवरेनिटी पढ़ा दिया, ठीक है, ग्लोबल जस्टिस भी पढ़ा दिया मैंने अलग से, शायद आपके उसमें, बट आई टॉक अबाउट एवरीथिंग, मिलर, पोग, बिट्स, ठीक है, पीटर सिंगर, क्योंकि टॉपिक अलग अलग दिखते हैं, बट ऑल टॉपिक आर इंटरलिंक्ड, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो आई हैड डन दैट। इफ यू कन्फ्रंट सम क्वेश्चन दैट हैज नॉट covered by me on that, then you can tell me कि भैया आपने ये नहीं पढ़ाया, ये क्वेश्चन आया इसके ऊपर। बट आई थिंक ग्लोबल जस्टिस मैंने कर लिया जस्टिस के साथ, ह्यूमन राइट्स मैंने राइट्स के साथ कर लिया है, सोवरेनिटी मैंने स्टेट के साथ कर लिया है, और ऐसा कोई चीज है नहीं जो मैं पढ़ाया नहीं हो, जो एग्जाम, दिस इज नॉट माय एरोगेंस, बट दिस इज कॉन्फिडेंस जो CUET का लेवल है, आई एम ट्राइंग टू कन्फाइन मी ऑन दैट ओनली। तो मैं थोड़ा डीप चला जाता हूँ एंड आई जस्ट टेल यू होल द स्टोरी, बट दैट्स वेरी जरूरी, फिर फैक्ट याद करना बहुत मुश्किल होता है। सो शुड आई एंड हियर एंड वी वुड डू दिस ए क्लास, वी कैन बेसिकली शेड्यूल इट टुमारो मॉर्निंग इफ यू आर फ्री एट 11, then we can हो जाएगा all the ideologies, but I would do class only if there would be 40 students. So now this is your responsibility to tell your friends. I would not take the ideology class if there are only 26 like this, जो आज है, because this is very demoralizing for, because we people are doing, we are giving our best, ठीक है, and if some problem is there, just at least tell us. This is not the way the number is reducing and reducing. Just wanted So to we say will also something. yeah. I just wanted to put this forward that Delhi universities and semester exams are from 11th of May. So most Okay. probably who are Delhi University student, they won't be able to attend class tomorrow. So 2 classes will be too much burden for us. So Okay. if you consider, Okay, then I think फिर आपका एग्जाम कब खत्म हो रहा है? DU का एग्जाम मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, वैसे तो अलग अलग टॉपिक का आपका अलग होगा, बट क्या कट ऑफ डेट तो होगी कुछ DU की? yeah, the last date is 30, but most probably like mine is ending on 22nd and the last date is 30th of May. वैसे political ideologies is not there in your syllabus, but I want to take this lecture because this is very important to summarize all the things, and gender वाला there is a political theory, so I wanted to do that. So ठीक है, एक काम करते हैं फिर इसको, we schedule it and the last days only.
ठीक है, वहां पे हम पॉलिटिकल थ्योरी कर, वैसे पॉलिटिकल थ्योरी इज एंड नाउ जेंडर जो है वो उसको मैं पॉलिटिकल थ्योरी कंसीडर नहीं करता, आई डू इट इनटू द फेमिनिज्म वाले में, जो एक आइडियोलॉजी का कंसेप्शन है, इसको वी वुड कीप इनटू वॉच, हम कर लेंगे उसको किसी दिन। थ्योरीज आई थिंक फिर हमारी तरफ से खत्म है। लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स एंड एवरीथिंग वी हैव डन। व्हेन आई वुड टेक नेशनलिज्म, there is something called nationalism, there is some contemporary theory जिसमें I am going to do postmodernism, post-structuralism and ecofeminism probably within the feminism and all things, तो we would do that in the last, जब हम वो करेंगे, शायद वो क्लास मैं ही लेने वाला हूँ। ठीक है, फिर फाइन, I would consider this thing also कि भाई तुम लोगों को एग्जाम भी है, फिर वो तो सही बात है, कितना पढ़ोगे, ऑलरेडी इतना छोटा सा दिमाग है हमारा, उसमें इतना बर्डनसम कर रखा, सीयूटी व्यूटी क्या क्या ला रखे। ठीक है, फिर उसको हम बाद में करते हैं। कल एक ही क्लास है फिर IR की आपकी शाम को, वो आई थिंक हाँ IR की है, हर्षी लेंगे वो। ठीक है, तो फिर आई वुड नॉट गोइंग टू टेक योर क्लास फॉर नेक्स्ट 10 और 15 days, प्रोबेबली मैं लास्ट में लूंगा फिर क्लास। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। I just want to clear this thing कि परसों एग्जाम है, इसलिए मैं कल के लिए मना कर रहा हूँ। इसलिए 11 को अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, 12 को ले सकते नहीं, हो। बट मैं अब 11th को आई वुड डू दैट वाला चीज, बट आई अंडरस्टैंड योर थिंग एंड हम फिर बाद में हमारे पास टाइम रहेगा तो वो एक ही लेक्चर है, बाकी जो स्मूथली चलता रहेगा, बाकी तो डेली हमारे लेक्चर वो चलते रहेंगे। व्हाट आई एम सेइंग कि टिल यू हैव एग्जाम आई वुड नॉट बेसिकली इनफोर्स 1 more 2 घंटे की एक और क्लास आप पे, क्योंकि जो हमारी क्लास होगी नेशनलिज्म पे और वो जो 1-2 घंटे खिसक जाएगी, तो वी वुड डू दिस इन द लास्ट डेज में। तब तक आप डेली एक क्लास आपकी रहेगी, और 11 को तो एनीवे वी आर गोइंग टू डू दैट लाइव सेशन उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर पे, तो वो तो रहेगा ही। ठीक है, सो आई एम बेसिकली थैंक यू फॉर यू कि आपने मुझे बताया कि हमारी अब एग्जाम हो रही है, दैट्स ओके। हम 1 घंटे की क्लास शाम वाली क्लास करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर देन वी वुड एंड नाउ। कोई किसी का क्वेरी है? कोई क्वेरी किसी और चीज की? हाँ हाँ देव बोलिए। हेलो सर। सर आज का क्वेश्चन पेपर देखा तो क्वाइट सीयूटी लेवल का था, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ही पेपर एक पॉलिटिकल थियरी की बनाइए। I cannot promise you but I would try। तो मैं promise नहीं कर रहा हूँ क्योंकि actually I have also some exams and some other things to do because I'm a student only। मैंने ये पुराना वाला भी I never promised you, वो मेरे पास एक दिन टाइम था तो I thought कि अभी यार ये काम कर लेते हैं हम, थोड़ा सा वो क्वेश्चन सेट करते थे, that's why I would try but I'm not promising you। Still I'm saying you try to do the previous year question paper, वो मत छोड़िए। वो आजकल एनटी की वेबसाइट पे सब कुछ है, तो वो तो आपको मुझसे मांगने की जरूरत है नहीं, बाकी मैंने भेजे हुए भी है शायद ग्रुप पे, आप वो करते रहिए। आई वुड ट्राई पॉलिटिकल थ्योरी का भी कुछ कर देने का, वो टुवर्ड्स द एंड वी वुड डू दैट। आई नो पॉलिटिकल थ्योरी में आप लोगों को इश्यू आ रहा है, बट आई थिंक मेरी तरफ से मेरी जो क्लासेस है आई डोंट थिंक उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में ट्राई किया है आपको समझाने का, लेकिन स्टिल इफ देयर इज सम इशू यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम एनी टाइम। ठीक है, ओके, थैंक यू। Okay, fine. No other question, so we should end now I think। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेरी नहीं, चलो ऑल द बेस्ट। जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया प्लीज डू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। हेलो सर, वो जो कल 12 बजे रात को टेस्ट हुआ सर, आज 12th लेवल पे जिसका 9 तारीख को हुआ था सर, वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे जहन में था वो 11 तारीख तक आप अटेम्प्ट कर लीजिए, 11 तारीख को वो बंद हो जाएगा। सर कैसे अटेम्प्ट करूँ, कहाँ से लिंक मिलेगा, मुझे पता नहीं है सर। अरे यार तुम फेसबुक चला लेते हो, तुम व्हाट्सएप चला लेते हो, तुम टेलीग्राम चला के यहाँ तक आ गए, अब ये बात भी मैं बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट कर। जस्ट अ जोक। लिंक है ग्रुप में। ठीक है, उसका लिंक मुझे ग्रुप में टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने का लिंक, रजिस्ट्रेशन तो मैंने कर दिया था सर, लेकिन रजिस्ट्रेशन वही लिंक सेम लिंक है, सेम लिंक पे जाओ, दोबारा से डिटेल मांगेगा और नेक्स्ट पेज पे पेपर खुल जाएगा। ठीक है, अराउंड 100 people हैज ऑलरेडी टेकन आई थिंक। ठीक है, क्लासेस में खैर मेरे 30-40 लोग ही आते हैं, बट अटेम्प्ट किया। अरे मजाक कर रहा हूँ सदाम भाई, जस्ट आई एम टेलिंग कि वो जो है ना वो, क्योंकि मेनी पीपल आर आस्किंग कि इवन सम आर, तो बेसिकली जो मैं लिंक भेज रहा हूँ उसके नीचे लिख रहा है कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस, सो मे बी दिस कुड बी अ जेन्युइन इशू। आई थिंक यू आर नॉट दैट नेव नाउ, very with each generation your digital IQ is basically increasing, so I think you must be knowing I am basically confronting some issues with that Google form. It was basically asking for some code also, so what you are putting, anything, put there anything. ठीक है, if you are
वो कोड मांग रहा है, somebody has send me that screenshot, तो उसमें वो डाल देना कुछ भी। मुझे तो बेसिकली मुझे 75 क्वेश्चन के आंसर, सबको ये लग रहा है कि वो फॉर्म है, इसीलिए काफी लोग स्किप कर दे रहे हैं और फिर प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, जो स्किप कर रहे हैं वो अपना घाटा कर रहे हैं, मैंने बता दिया आपको ग्रुप में, ठीक है, तो आप लीजिए उसको, आप कीजिए, ठीक है, और बाकी अपने दोस्तों को भेजिए कि दिस इज व्हाट द पेपर है। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, ठीक है।